Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। हम वो देखते हैं जो मंच पर घटित होता है, लेकिन उससे पहले की तैयारियों का क्या? तैयारियां सियासत के मंच पर केंद्र में स्पॉटलाइट के ठीक नीचे आने की, और फिलवक्त तैयारियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की। दिग्विजय सिंह ने किससे फोन करवाया था दिल्ली की खातिर, और फिर गांधी परिवार से उन्हें क्या संकेत मिले थे? वो कौन है ग्रुप जिसने ऐन मौके पर उन्हें लंगड़ी मार दी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत जब उनके कमरे में आए जयपुर में तो क्या कहा था, और अजय माकन क्या कहकर निकल गए थे उस कमरे से? और इन सब के बीच केरल और फिर कर्नाटक में क्या हो रहा था, और वो कौन सी महिला थी जो अशोक गहलोत खेमे की बगावत के बाद गहलोत और सोनिया गांधी के बीच पुल का, संवाद सेतु का काम कर रही थी? इन सब मसलों पर विस्तार से बात होगी, राजस्थान के प्रसंग पर और कांग्रेस के इस चुनाव के पूरे क्रम के, घटनाक्रम के बारे में, इसकी अंतर कथाओं के बारे में। क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेताओं की नगरियों के सब बयान यहां तसल्ली बख्श ढंग से बांचे जाते हैं। कई दफा राजनीति में भूमिकाओं के लिए समय नहीं होता है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी से घटित हो रही होती हैं, मंच पर भी और नेपथ्य में भी, कि नजर चूके तो डिटेल मिस हो गया। कांग्रेस आजकल जनता के सामने ऐसा ही थ्रिलर पेश कर रही है जिसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है किसी को नहीं पता। सबके अपने अपने दावे हैं और सबके बंद कमरे में अपने अपने किए वादे हैं। तो आज हम बहुत सारी अंतर कथाओं को जानने आए हैं। राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, और दक्षिण से किसका परवाना आया? इस बातचीत में हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय तो क्या करवाना है, परिचय के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त। क्या थ्रिलर नहीं, सोप ओपेरा हुआ है, सोप ओपेरा। हमारे दूसरे मेहमान हैं स्टूडियो में मौजूद चर्चित पत्रकार, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें ब्रेक करने वाले और अंतर कथाओं के सूत्रधार आदेश रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नए सिरे से आपका फैन बेस बिल्ड हो रहा है नेता नगरी के दर्शकों के बीच, और जल्दी हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे तो आपका परिचय करवाएंगे। आदेश रावल, पहले आप ही से जान लेते हैं, जब तब आप ट्वीट करते हैं, कभी क्रिप्टिक कभी सीधे। चले तो दिग्विजय सिंह थे, इंटरव्यू भी दे रहे थे राजदीप जी समेत तमाम पत्रकारों को, फिर हुआ क्या जो आज सुबह उनको अपनी बाइट बदलनी पड़ी? देखिए, परसों जब दिग्विजय सिंह केरल से चले तो सबको लगा, और उन्होंने अपने नज़दीकी कुछ पत्रकारों को फ़ोन भी किए और कहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और मैं कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन करने जा रहा हूँ। तो सबको लगा कि अशोक गहलोत, क्योंकि इतने सीनियर नेता थे, वो पीछे हट गए, और दिग्विजय सिंह भी उसी लेवल के एक नेता हैं और उनकी लोकप्रियता भी वैसी है, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो दिग्विजय सिंह तो अब हो ही गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता जब वो केरल से चले थे तो उन्हें उनकी क्या बातचीत हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ, और क्या उनकी बातचीत हुई राहुल गांधी के साथ। दरअसल इसके पीछे हुआ क्या, जब वो केरल से चले तो वहां पे उन्होंने जयराम रमेश को कहा कि आप मेरे बारे में सोचते क्यों नहीं है कि क्यों नहीं मैं एक सीरियस उम्मीदवार हो सकता हूं। तो उस चर्चा के बाद जयराम रमेश ने सोनिया गांधी को ये बात बताई कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी ने कहा कि ठीक है, आप लोग तय कर लीजिए। यानी उन्होंने ना उनको हाँ कहा ना उनको ना कहा, अपना एक हल्का सा रिएक्शन दे दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह की मुलाकात और एक मीटिंग, छोटी मीटिंग राहुल गांधी के साथ भी हुई। दरअसल राहुल गांधी आजकल उनसे जो भी मिलता है वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है। जैसे सौरभ जी, अगर आप कहेंगे उनके पास जाके कि मुझे भी नामांकन करना है, वो कहेंगे ठीक है, लड़ लीजिए। यानी राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो चाहेगा वो नामांकन करेगा, चुनाव लड़ेगा, और हुआ भी वैसा ही। तो दिग्विजय सिंह वहां से आ गए, और दिग्विजय सिंह ने केरल से ही सोनिया गांधी को इन्फॉर्म किया, क्योंकि जयराम रमेश ने कहा था कि बताना कि चुनाव लड़ना चाहता हूं, पूछना मत, हो सकता है सोनिया गांधी बुरा मान जाए, क्योंकि गहलोत की घटना के बाद वो काफी आहत थी। तो दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंच गए। लोगों को लगा कि दिग्विजय सिंह अब उम्मीदवार हो चुके हैं। कल दिन भर वो सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन शाम तक भी जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि शाम तक यानी रात तक भी दिग्विजय सिंह को
किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आप हमारे उम्मीदवार हो चुके हैं। या कल रात तक शशि थरूर और दिग्विजय सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन रात में एक बात आई कि तीसरा उम्मीदवार होगा और वो डार्क हॉर्स होगा, लेकिन सुबह तक सबकी तलाश जारी थी और कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कौन होने जा रहा है। और हुआ आखिर में वही मल्लिकार्जुन खड़गे। अब खड़गे साहब कैसे हुए? दरअसल लगभग 1 साल पहले जब ये बात शुरू हुई थी कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो वो लोग कौन कौन हो सकते हैं, उसमें 2 ही नाम थे। एक नाम था उत्तर भारत से अशोक गहलोत का और दूसरा नाम था दक्षिण भारत से मल्लिकार्जुन खड़गे का। गांधी परिवार और उनके रणनीतिकार ये चाहते थे कि उत्तर भारत के अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, संगठन को समझते हैं, एनएसयूआई कांग्रेस से आए हैं और वो सबसे उनके रिश्ते हैं, पार्टी का अलायंस करने में आसानी होगी और संगठन को खड़ा कर देंगे। लेकिन जो घटना घटी राजस्थान को लेकर, उसके बाद अशोक गहलोत बाहर हो गए और सर्कमस्टांसेस ने, परिस्थितियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बना दिया, उनका नामांकन हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि जो उनके प्रस्तावक हैं, यानी जो उनके प्रपोजर्स हैं, वो टोटल कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। तो एक बात तो साफ है कि शशि थरूर और उनके बीच में कोई कंपटीशन मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रस्तावक के नाम अगर आप पढ़ लेंगे उससे समझ जाएंगे कि दरअसल सही मायने में। और हाँ, पवन बंसल के पास जो 2 कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फॉर्म थे, उस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि जिसको वो जाएंगे वही असली उम्मीदवार होगा, और हुआ यही। सुबह होते होते पवन बंसल ने वो दोनों फॉर्म मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिए और मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार बन गए। आदेश भाई जी, ये आप लोग कांग्रेस पर नजर रखने वाले बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, आप लोग शशि थरूर की बात कर रहे हैं, एक झारखंड का जियाला भी तो है, वो भी तो बाइट दे रहा है, जरा उसके बारे में भी तो कुछ चर्चा हो। के.एन. त्रिपाठी को लगा कि अरे दिग्विजय सिंह हो गए हैं, एक ठाकुर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो ब्राह्मण के पीछे रहेगा। के.एन. त्रिपाठी भी मैदान में कूद पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको भी 10 प्रस्तावक मिल गए, जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो आदमी ऑफिशियल उम्मीदवार होगा उसके बाद बाकी लोगों को प्रस्तावक मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो के.एन. त्रिपाठी को सुर्खियों में रहना आता है, पहली बार नहीं। चुनाव के समय भी उन्होंने अपनी एक रिवॉल्वर निकाल के फायरिंग कर दी जिससे वो चुनाव हार गए। तो उनको अच्छे से पता है कि मीडिया का खेल क्या है। अभी जब मैं कांग्रेस ऑफिस गया था तो राजदीप जी वहीं पे लाइव कर रहे थे वहीं से, और के.एन. त्रिपाठी उनके फ्रेम में थे, गले में 10 बार उनके मालाएं थी। अच्छा। यानी वो लग रहा था कि हाँ यही असली उम्मीदवार है। खड़गे साहब के गले में एक भी माला नहीं थी और के.एन. त्रिपाठी साहब जो है वो आज तक के फ्रेम में चल रहे थे और देश उनको देख रहा था कि हाँ ये भी उम्मीदवार है। अरे हम सब नाम जान गए भाई उनका। हाँ। नए सिरे से। अच्छा, राजदीप जी का रुख करते हैं, पर उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। हिंदी में एक कहावत है, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज। कांग्रेस का जो आला कमान है, यानी कि गांधी नेहरू परिवार, यानी कि सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भले ही ये कहें कि हमारा आधिकारिक उम्मीदवार कोई नहीं है, पर अगर कांग्रेस का आईटी सेल, कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट बाकायदा सिर्फ एक कैंडिडेट के प्रस्तावकों के नाम प्रेस में रिलीज कर रहा है, जो कि कांग्रेस के हिसाब से कॉन्फिडेंशियल पेपर होना चाहिए था। भाई आप नामांकन भरते हो, जमा करते हो, उसके बाद उसकी प्रतियां थोड़ी लहराई जाती हैं सोशल मीडिया पर। तो ये साफ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्देदारी क्यों है। राजदीप जी, कल आपने बात की दिग्विजय से, उनका पत्ता कट गया। आज आपने बात की शशि थरूर से, उनकी संभावना ना के बराबर है। अब आप किससे बात करने वाले हैं? अब देखिए, आप त्रिपाठी जी से बात की, मैं त्रिपाठी जी को जानता नहीं था। मैं लाइव पर था कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में आज दोपहर को। सब चर्चा थी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की। अचानक एक आदमी आता है, सर आप इनका भी इंटरव्यू लीजिए। तो मैंने कहा ये कौन है? नहीं, ये भी उम्मीदवार है। अब मैं नहीं जानता था ये उम्मीदवार कौन है, लेकिन गले में मालाएं थी। तो फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया जाए, ये मिलिए, ये त्रिपाठी जी है। तो मैंने कहा आपके पास पहला सवाल कि आपके पास 10 दस्तखत हो गए हैं? उन्होंने तुरंत निकाला, देखिए मेरे पास 10 है, मेरा भी नंबर आएगा। तो देखिए, यही तो कांग्रेस एक इस तरह की पार्टी है जहां कुछ भी हो सकता है। कल क्या हो इस पार्टी में कोई नहीं जानता। आपने कहा किसका इंटरव्यू, तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का करना पड़ेगा। मजे की बात है कि जयपुर से जब वो लौटे, क्योंकि वो भी अजय माकन के साथ वहां गए थे जब अशोक गहलोत ने सीएलपी बुलाई थी, उसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर वो थे। तो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा फोन पर, सर हुआ क्या वहां?
उन्होंने कहा राजदीप जी इट वॉज वेरी बैड, बहुत बैड था। 40 साल के मेरे इतने लंबे राजनीति में मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं किया गया कि मैं वहां बैठा हूं और कोई एमएलए आ ही नहीं रहे, सीएलपी मीटिंग का क्या होगा। तो मैंने कहा ये सर आई एग्री विथ यू, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा यू नो व्हाट इज वर्स, इससे खराब क्या है कि मैं तो गुलबर्गा में बैठा था, अच्छा मैं रेस्ट कर रहा था, सडनली अचानक मुझे फोन आता है खड़गे जी आपको जयपुर जाना है। तो मैंने कहा जयपुर? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जयपुर जाना है। तो पहली बात वो कहा मुझे गाड़ी में गुलबर्गा से हैदराबाद जाना पड़ा, फिर फ्लाइट कनेक्शन नहीं मिल रही थी, मैं वहां एयरपोर्ट में बैठा रहा, मुझे दिल्ली से फिर जयपुर जाना पड़ा, यहाँ दिल्ली टू हैदराबाद टू जयपुर कनेक्शन अच्छा नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत परेशानी हुई। अच्छा मेरा वीकेंड संडे का दिन वो भी था। तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बेचारे वहां पहुंचते जयपुर, और जयपुर पहुंचते वो बहुत थक गए थे, उनको रेस्ट करना था। अजय माकन वहां लोगों से मिल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे रेस्ट कर रहे थे। शाम होते होते क्योंकि वो बड़े थक गए थे, उन्होंने कहा मुझे बड़ी थकावट हुई थी, इतने लंबा सफर गुलबर्गा से गाड़ी से हैदराबाद से मुझे वाया दिल्ली जयपुर पहुंचना पड़ा। तो वो अजय माकन सबसे बात कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां फिर अशोक गहलोत के घर पहुंचते और वहीं बैठे रहते हैं कि कौन आएगा, कितने एमएलए आएंगे। तो वो उनका जो स्वभाव है वो बड़ा कभी वो बड़े आसानी से क्रोधित भी हो सकते हैं। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने गहलोत जी को कहा आई हैव नॉट बीन ह्यूमिलिएटेड लाइक दिस, मुझे इस तरह से किसी ने ह्यूमिलिएट नहीं किया है कि एमएलए ही नहीं आए, हमने मीटिंग बुलाई है। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका इंटरव्यू करने के लिए तो मैं तैयार हूं। अच्छा लेकिन खड़गे साहब ने आपको जो पायलट के बारे में बताया वो भी बताइए नेता नगरी के दर्शकों को। नहीं देखिए खड़गे जी को लगा कि सचिन पायलट उनका कहना है मैंने सचिन पायलट का नाम आगे नहीं किया, उनका कहना है कि मैं एमएलए से मिलना चाहता था। उन्होंने कहा है कि अजय माकन जी ने कुछ लोगों से शायद पायलट जी का नाम किया हो, लेकिन मुझे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उनका कहना है दिल्ली आला कमान से कि इट विल ओनली बी सचिन पायलट। हालांकि दूसरे जो वहां के विधायक है राजस्थान के वो अलग बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खड़गे जी और माकन जी दोनों जयपुर आए थे और उन्होंने मन बना लिया था कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन खड़गे जी का कहना है पायलट वाज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पायलट का नाम ले रहा था, आई ओनली सेड वन लाइन रेजोल्यूशन, मैडम विल डिसाइड। देखिए खड़गे जी हर 2-3 बात कहते मैडम, जो मैडम कहेंगी वही होगा, मैडम इज द लास्ट वर्ड। तो खड़गे जी बिल्कुल मैडम यानी सोनिया गांधी के बिल्कुल लॉयलिस्ट है, हर 2-3 वाक्यों के बाद वो मैडम शब्द यूज करेंगे। तो ये देखिए खड़गे जी की किस्मत देखिए, राहुल गांधी जी 2014 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते थे लोकसभा में या लीडर ऑफ कांग्रेस, बनते नहीं है, कई नाम उठते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि वो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस थे तो उनका नाम आगे चलता है। इसी तरह से अब क्या होता है, कोई तैयारी नहीं है। मुझे जो पता चला है कि मुकुल वासनिक को भी कल कहा गया था कि आप भी तैयार रहिए, आपका नाम, आपको शायद नामांकन भरना पड़े। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बनना चाहता। G23 के कुछ लोग थे, भूपिंदर सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने कहा मनीष तिवारी जी आप बनिए। आज सुबह मनीष तिवारी ने कहा प्लीज मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता, मेरा नाम मत आगे करिए। तो सब कोई तैयारी नहीं था। अशोक गहलोत का जो अनुभव हुआ, अशोक गहलोत जिस तरह से लास्ट मिनट में नहीं बन पाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैज कम थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि आखिर में कौन बनेगा कांग्रेस का कैंडिडेट, कोई तैयारी नहीं था। सौरभ जी अब देखिए किस तरह के हाल बन गए कांग्रेस के। आप कह रहे हैं कोई तैयार नहीं था, दिग्विजय सिंह घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे थे। नहीं दिग्विजय सिंह जो है बड़े, जैसे आदेश ने कहा, दिग्विजय सिंह जब भी मैं पिछले 10 दिनों से उनको फोन करके पूछता था वो हंसने लगते थे। Why do you think I cannot become, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने कहा फिर जब वो बने, जब उन्होंने 2 दिन पहले उनका नाम उछला तो मैंने कहा आर यू सीरियस सर। तो मैंने कहा he said
व्हाई डू यू थिंक कि मैं सीरियस नहीं हूं? आपको लगता है कि मैं कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं बन सकता? मैंने कहा नहीं सर, आप बन सकते हैं। कल जब दिग्विजय सिंह दिल्ली में थे, शाम को हम उनके घर पहुंचते हैं जी। घर पहुंचते हैं, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है, सब मध्य प्रदेश से कई कार्यकर्ता आ रहे हैं। अचानक नारायण स्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पुडुचेरी के, वो आते हैं, दिग्विजय जी आई एम सो हैप्पी, मैं कितना खुश हूं। इतने साल के से मैं भी हमेशा कह रहा था आप अध्यक्ष बनिए, और उनको वो गले लगाते हैं और कहते हैं कि आई विल बी योर फर्स्ट प्रपोजल। तो दिग्विजय सिंह हंसने लगते हैं, चलिए प्लीज प्रपोज मी। और दिग्विजय सिंह मुझे लगा कल बहुत आनंद ले रहे थे, क्योंकि वाकई उनको लगा कि शायद कोई और नहीं बनेगा। लेकिन रात होते होते उनको ये बात पता चल गई कि कांग्रेस में कवायद चल रही है हाईकमांड से कि कोई तीसरा उम्मीदवार आए। उनका कहना है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी कल भी बात हुई थी। तब खड़गे जी ने कहा था आई एम नॉट इन रेस, मैं रेस में नहीं हूं, नोबडी हैज कांटेक्ट, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो दिग्विजय सिंह को एक तरह से लगा कि चलिए कोई नहीं कॉन्टेस्ट कर रहा है तो मैं अपना नंबर आगे करता हूं। तो यार वो शशि थरूर के घर पहुंचे, सबको फोन करने लगे, जयराम रमेश से बात हुई, और एक ऐसा माहौल बन गया कि दिग्विजय सिंह को वाकई लगा कि वो वाकई इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि और उम्मीदवार नहीं था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि कांग्रेस हाईकमांड शायद कोई नया कैंडिडेट लाएगी, वाइल्ड कार्ड लाएगी। और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए कल तो मैं नामांकन भरूंगा, लेकिन विड्रॉल का भी डेट है, मैं उस डेट के पहले विड्रॉ भी कर सकता हूं। तो आप अगर समझते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कल भी कुछ हो सकता है, और वही हुआ। ठीक है, मैं आदेश के पास रुक करना चाहता हूं ये समझने के लिए कि गुरुवार की रात आखिर दिल्ली में हुआ क्या। ये बैच ऑफ 1980 और बैच ऑफ 2000 का क्या चक्कर है आदेश? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सो कॉल्ड G23 गैंग था जो अब लगभग डिसॉल्व हो चुका है। गैंग गुट ही था। आज बयान आया भूपेंद्र हुड्डा का कि G23 ने जो मांग की थी आज वो पूरी हो गई है, गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया उन्होंने। दरअसल हुआ क्या इस पूरे अच्छा, और जब खड़गे बोल रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा बगल में खड़े भी थे। दीपेंद्र हुड्डा उनकी गाड़ी में बैठ के कांग्रेस ऑफिस आए थे, यानी अध्यक्ष बनने से पहले हाईजैक कर लिया भाई ने, हमारा हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कल नाम आया दिग्विजय सिंह का, तो मैंने दरअसल दो बैच है कांग्रेस पार्टी में। एक है 1980 का बैच जिसमें लगभग कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सारे सीनियर नेता शामिल हैं, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, AK एंटनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब बड़े लोग जो हैं, पृथ्वीराज चौहान। और एक है 2000 बैच जिसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मानिक टैगोर, KC वेणुगोपाल, देवेंद्र यादव, ये जितने लोग हैं, यानी जो यंगस्टर्स हैं, जो राहुल के आसपास का लोट है और जो सोनिया गांधी की टीम है। सर तो, यंगस्टर मत कहिए, दोनों में से किसी को भी, उनमें कोई यंग नहीं है। देखिए तो ये राजनीति में जो इलास्टिसिटी है ना, राजनीति में यंग की परिभाषा वो 50-55 तक चलती है अभी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में अभी तक चल रही है। तो आप मेरी भावनाओं को समझिए। बैच पे आइए, बैच पे 2000 बैच वर्सेस 1980 बैच। कल जब नाम आया दिग्विजय सिंह का, तो ये जो 2000 बैच है ये पूरा एक्टिव हो गया कि दिग्विजय सिंह कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोगों के जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं वो खराब हैं दिग्विजय सिंह के साथ। वो नाम मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। अच्छा, तो ये मैं कहने वाला था, नाम लेके बताइए। हाँ, मुझे पता था आप कहने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। जी। तो वो पूरा गैंग रात को एक्टिव हुआ और आखिर में ये सबको पता था कि दिग्विजय सिंह कैंडिडेट नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो पर्चा भरने की बात की थी उसमें एक बात ये भी थी कि उन्होंने विड्रॉल फॉर्म भी साथ साथ ले लिया था। अच्छा। यानी वो साथ भर के देते, परिस्थितियां देखते, हो सकता है बाद में विड्रॉ कर लेते, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। वो समझ गए कि खड़गे ही असली उम्मीदवार है और वो खुद प्रस्तावक बन गए। तो इस 2000 बैच ने क्या किया, रात को वो इकट्ठा हुआ और उन सब ने मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुना कि दिग्विजय सिंह को रात में ही उम्मीदवारी से हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने KC वेणुगोपाल को फोन किया और कहा, क्योंकि KC वेणुगोपाल बहुत नजदीक हैं गांधी परिवार के, संगठन महासचिव हैं, उनको कहा कि क्या KC मेरे पे क्या भरोसा नहीं है आपको? तो उन्होंने कहा कि ये मैं तय नहीं कर रहा हूँ, ये सोनिया गांधी तय कर रही हैं, ये ऊपर का डिसीजन है, तो आप मुझसे नाराज मत होइए। यानी सब ने मिलकर दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी को रात में ही गिरा दिया। एक और बात जो राजदीप बोल रहे थे कि नारायण सामी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं
जिनका चीफ मिनिस्टर रहते राहुल गांधी ने विधानसभा का टिकट काट दिया। जो अभी पिछली बार चुनाव हुआ था उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस थे। तो 2000 जो बैच है उसने 1980 बैच के दिग्विजय सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को रात को गिराया, तब वो चैन से सोए और लगभग सुबह 3 बजे तक ये एक्सरसाइज चलती रही। अब बात देखिए कुंडली क्या नहीं, अब देखिए आप नाम नहीं बता रहे हैं वो ठीक है, पर ये फिर कम्युनिकेट किसको किया गया? वो गुट एक तो हो गया बैच ऑफ 2000, ठीक है, और उसने ये तय कर लिया कि दिग्विजय को नहीं बनने देना है। देखिए उस 2000 बैच में क्या है, कई लोग, लगभग सभी लोगों की राहुल गांधी से सीधी बातचीत होती है, और उस 2000 बैच के जो लगभग जो आपकी सबसे ये बात सुन के कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेता करा उठेंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि राहुल गांधी से बात ही नहीं हो पाती, मुलाकात तो बहुत दूर की नहीं, बात है। उनकी सोनिया गांधी से बातचीत होती है। अच्छा, देखिए अपना अपना सबका कंफर्ट लेवल है ना पार्टी के अंदर। तो हाँ। जो 1980 बैच है वो लगभग पूरा कंफर्ट है सोनिया गांधी के साथ, और जो 2000 बैच है वो कंफर्ट है राहुल गांधी तो के फिर साथ। ये बताइए कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के कथित विद्रोह के बाद दोनों के बीच संवाद सेतु कौन थे? देखिए जब ये लगा कि अशोक गहलोत ने बगावत कर दी है, या विधायक जो इकट्ठे या हुए, उनकी शह पर बगावत उनकी हो शह गई पे है। बगावत हुई, ये रिपोर्ट्स में लिखा भी है। जो रिपोर्ट दी है अजय माकन खड़गे ने कि जो कुछ हुआ अशोक गहलोत के कारण हुआ, उनके कहने पे हुआ, विधायक सब उनकी बात सुनते हैं, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इसीलिए एक दो विधायक हैं, लेकिन एक धर्मेंद्र सिंह राठौर जिनको नोटिस दिया है वो अशोक गहलोत के बड़े हम नजदीकी हैं। राजस्थान हम हाँ, अगले सत्र में विस्तार से बात ठीक है। करेंगे। हाँ। अब आपका मैं सवाल चाहता हूँ दोहरा दीजिए। सोनिया और अशोक गहलोत के बीच फिर संवाद दोबारा कैसे स्थापित? संवाद रुक गया, लेकिन सबको ये पता था कि संवाद करने से ही सोल्यूशन निकलेगा। तो अंबिका सोनी को ये जिम्मेदारी दी गई। लोगों को लगा कि कमलनाथ मिलने आए हैं और कमलनाथ इसमें संवाद करेंगे, लेकिन कमलनाथ ने साफ साफ मना कर दिया। कमलनाथ को किस लिए बुलाया गया था कि अब तुम अध्यक्ष बन जाओ? कमलनाथ को ये ऑफर था कि तुम अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि नहीं, मैं मध्य प्रदेश में खुश हूं, मेरा फोकस पूरा मध्य प्रदेश में है, मुझे भोपाल में ही रहना है। तो देखिए ये होता है कि अगर पहले की हाईकमांड होती और कमलनाथ को ये कहा जाता कि आपको अध्यक्ष बनना है, तो शायद कमलनाथ मना नहीं कर पाते, लेकिन इस बार उन्होंने मना कर दिया। तो अंबिका सोनी को असाइनमेंट दिया गया कि आप संवाद करिए। संसाधनों का चक्कर है बाबू भैया। तो अंबिका सोनी ने आनंद शर्मा को अपने साथ अटैच कर लिया और इन दोनों ने अशोक गहलोत से बातचीत करनी शुरू की। पहले ये कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आगे की बातचीत होगी, क्योंकि इन सबको ये लगा कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है। अंबिका सोनी लगातार बात कर रही थी, आनंद शर्मा साथ में थे उनके। पर आनंद शर्मा तो G23 में थे, वो ऐसे विश्वस्त कैसे हो गए कि वो सोनिया और उनके बीच मैसेंजर बन गए? देखिए मैंने कहा कि अंबिका सोनी को असाइनमेंट दिया गया, अंबिका सोनी ने आनंद शर्मा को साथ लिया। दरअसल होता क्या है ना, जब आपको इतना बड़ा काम मिलता है ना पार्टी के अंदर, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अगर आपके ऊपर पूरी बुराई आए, वो बुराई बट जाए दो जगह पे, आधी आनंद शर्मा की हो जाए, आधी अंबिका सोनी की हो जाए। तो हर आदमी उस लेवल पे सेफ खेलना चाहता है। तो अंबिका सोनी ने पूरा ये जो असाइनमेंट था उसको अच्छे से पूरा किया और फाइनली अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ मीटिंग हुई। अच्छा, अब मुकुल वासनिक को भेजा गया मीटिंग से ठीक पहले, और ये तय हो गया था बैठक से पहले ही कि ये जो मीटिंग होगी इसमें कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। अशोक गहलोत अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करेंगे, और बाहर आके उन्होंने वही किया, सफाई पेश की और कहा कि मैंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली, मैं बहुत आहत हूं। ये सब आपके सामने हुआ, मीडिया के सामने बाद हुआ। की जो कहानी है, हाथ में कार के शीशे के पीछे पर्चे की जो निशानी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करवा देता हूं। मौसमी हमारे साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा भी कवर कर रही थी और अब यहाँ हेडक्वार्टर में भी लगातार मौजूद हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें कांग्रेस बीट कवर करने वाले दिन भर के इंतजार के बाद जो फुटपाथ है उसके किनारे निढाल से बैठ जाते हैं। आपको क्या जानकारी मिली? खड़गे का नाम मजबूरी में तय हुआ या ये शुरू से ही किसी प्लान बी था? देखिए, ना खाता ना बही, जो सोनिया गांधी कहे वो सही। खड़गे साहब गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और लगातार आप देखिए, सड़क की कोई आंदोलन हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के हमेशा आसपास नजर आएंगे, संसद में भी। यही वजह है कि लोकसभा से उनकी एंट्री नहीं हुई तो राज्यसभा से उनको लाया गया, और हमेशा विश्वास गांधी परिवार ने जताया है, दिखाया है खड़गे पर। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताती हूँ।
अभी मॉनसून का जो सत्र था उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और तमाम सांसद, कांग्रेस के सांसद दरअसल विजय चौक पे धरना कर रहे थे। महंगाई पर हंगामा बरपा हुआ था और मार्च हुई थी वो संसद से, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। राहुल गांधी आलती पालती मार के बैठ गए सड़क पर और उनके साथ बाकी नेता। आजकल बड़ी होड़ मची है कि राहुल गांधी का राइट हैंड मैन कौन होगा, राहुल गांधी के लेफ्ट साइड में कौन दिखेगा, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कौन नजर आएगा। तो हमने देखा राहुल गांधी आलती पालती मार के बैठ गए, एक एक करके पुलिस नेताओं को उठाने लगी। और इस सब के बीच जब एक फ्रेम में राहुल गांधी के साथ तमाम सांसद दिखने की कोशिश कर रहे थे, और उस मोड में तो रहते ही हैं, राहुल गांधी के करीब रहेंगे तो शायद करीबी कहलाएंगे, उसको लेके लगातार रेस लगी रहती है। तो हमने देखा कि राहुल गांधी, हम वहीं पे थे, हमने देखा राहुल गांधी इधर उधर पहले कहीं देख रहे थे, फिर उनकी नजरें एक लीडर पर टिकी हुई थी और वो लीडर पुलिस के का जो घेरा था उसमें धक्का मुक्की में खड़े हुए थे, और धक्का मुक्की में वो लीडर जो थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। खड़गे साहब के चलने में दिक्कत है, बुजुर्ग भी हैं। तो राहुल गांधी फिर एकाएक मैंने देखा कि पानी की एक बोतल थी, राहुल गांधी कहीं से छोटी बोतल निकाले और किसी को बोले कि खड़गे साहब को पानी दे दीजिए। तो इस तपती गर्मी में भी और पुलिस की तमाम धक्का मुक्की में भी राहुल गांधी की नजरें मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकी थी, और उनकी यही सिंसियरिटी कह लीजिए आप, या उनकी यही गांधी परिवार के प्रति जो निष्ठा है और जो जो भाव है वो नजर आता है, और उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला। सीएम की कुर्सी दूर रही तो उसके बावजूद भी आप आज देखिए आपकी वो पहले नेता विपक्ष बने और आज पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आप मुझे मौसमी ये बताइए, आप लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में खूब बातें होती हैं सब तरह की, और नेता नगरी में चूंकि खुल के होती हैं तो हो ही जाएं। कई लोगों ने कहा कि लंबे अरसे तक विधायक रहे, राज्य में होम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे, खूब राजनीति से जिस जिस तरह का जस और लाभ हो सकता है सब हुआ, बस एक हसरत रह गई मुख्यमंत्री की। कई लोगों ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्हें देखा जाता है वो इतने भी सीधे नहीं हैं, है ना। जो एक शब्द अक्सर राजनेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई कुटिल कहता है, कोई उसको और देशज ढंग से घाक कहता है, कोई परिष्कृत ढंग से उसको महीन कहता है। तो ये सब चीज़ें भी खड़गे के लिए कई लोगों ने इस्तेमाल की, और बात यह भी हुई कि वो हिंदी और अंग्रेजी के बीच आवाजाही भी खूब कर लेते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ जबान की आवाजाही है या पूरे देश में घूमने का भी जो एक फौरी तौर पर एजेंडा बताया गया है कि अलग अलग पार्टियों के आला कमान से मिलना, 2024 के मद्देनज़र गठबंधन की भूमिकाएं तैयार करना, और उनके कॉल में उनके किसी को दिए प्रॉमिस में एक वजन हो ये सुनिश्चित करना, एक अपनी आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चीज़ है, बार बार इसको उभारा भी जाएगा कि वो दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आदि इत्यादि। इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है मौसमी जी? देखिए, खड़गे साहब के लिए एक शायर का शेर सटीक बैठता है कि कांटों से निकल जाता हूं मैं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। तो कांटों में जब वो रहे, या अग्नि परीक्षा उनकी हुई, संकट कह लीजिए में रहे, या उनका बुरा वक्त चला, तो उसमें भी आपने देखा कि हम लोग ने देखा कि किस तरह से हमेशा वो धैर्य का उन्होंने प्रमाण दिया, और बहुत ही सुलझे हुए सरल नेता माने जाते हैं वो। उनकी कार्यकर्ताओं में अपने इलाके में, चाहे वो गुलबर्ग हो, वहां पे अच्छी पकड़ है। और जहां तक दलित आइडेंटिटी की बात करिए आप, तो शायद यही वजह है कि आज उनको नेता विपक्ष वो बने राज्यसभा में। जब उनके सियासी करियर में उन्होंने बहुत ट्रेड यूनियन के पर्चे बांटे, काफी ज्यादा जो सामाजिक संगठन है उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पूरा पर्सोना है, उनकी पर्सनालिटी है, हमें जब मिले तो वो आपको जो है मार्क कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे एक बार मिले तो भूल जाएंगे, उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प है। हमसे मिले
जब नामांकन दाखिल करने आए थे तो बोले, अरे आप तो जयपुर में थी, आपने कहा था मिलने आएंगी और आप मिली नहीं हमसे। गाड़ी में हमने देखा था आप गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। तो इतनी भीड़ में भी सारी लाइमलाइट उन पर थी, और खड़गे जो है उस लाइमलाइट से परेशान और हैरान नहीं थे। आदि है, वो सरल छवि के हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि जब उनके पास केसी वेणुगोपाल आए और केसी वेणुगोपाल ने बोला कि आपको जो है नामांकन दाखिल करना पड़ेगा, तो खड़गे का पहला रिएक्शन, सूत्र बताते हैं हमारे कि खड़गे साहब का पहला रिएक्शन क्या था कि उन्होंने ना नुकुर किया, कि हेजिटेंट थे वो। ये नहीं कि तुरंत तुरंत कोई पद की लालसा हो या लपक जाए, उस तरह के वो नेता नहीं है। एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी ऐसे नेता नजर नहीं आते हैं वो, और जो मिलता है उससे संतुष्ट नजर आते हैं। यही वजह है कि जिसकी चाह नहीं होता है वो आपकी राह में आ जाता है। तो जिसकी चाह नहीं थी, अब वो राह मिल गई है उनको, और अब आगे उस राह पे जाना पड़ेगा। उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी है। पर आप ताज्जुब कीजिए कि जिस नामांकन को लेके इतना संशय बना था, अशोक गहलोत जैसे कद-काठ का नेता अगर वो नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है और गांधी परिवार केसी वेणुगोपाल को भेजते हैं, उसके बावजूद भी वो नानुकुर करते हैं, तब उनको बोला जाता है कि एक ही एंटनी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा। क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है केसी ऐसे ही बोल रहे हो, या फिर मैं कैसे भर सकता हूँ, उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो ये है आपके लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे। सिंपल थिंकिंग है, सिंपल लिविंग रहती है, और मिलनसार भी है। आपने राजदीप को सुना, आदेश को सुना, मौसमी को सुना, 3 पत्रकार जो यहां दिल्ली में मौजूद हैं। पर एक और पत्रकार हैं, नेता नगरी के पक्के वाले दोस्त राहुल श्रीवास्तव, जो इन दिनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के होम स्टेट में विचर रहे हैं। हम राहुल जी आपसे जानना चाहते हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? सौरभ जी, सवाल आपने जो किया है वो ऐसा सवाल है कि उसके जवाब में पूरी महाभारत की कथा बांची जा सकती है। मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही बृहद सवाल है। और उसका जवाब मैं इस तरह शुरू करूंगा कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी वहीदा रहमान जी की, जिसमें वहीदा रहमान जी एक गाना है, और उस गाने में के बोल हैं कि पान खाएं सैया हमारो, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। और उसमें पंक्तियां हैं बड़ी जरूरी। वो ये है कि हमने मंगाई सुरमे दानी, ले आया जालिम बनारस का जर्दा। यानी चाहा कुछ था, मांगा कुछ गया था, जरूरत किसी और चीज की थी, और आ कुछ और गया या आ कुछ और रहा है। यानी गुर्दा खराब है और आप पैर पे प्लास्टर कर रहे हैं। कांग्रेस का ये जो चुनाव का और ये पूरी क्राइसिस का दौर जो आज हम जहां पे जिसके बीच में है, या कांग्रेस अपने आप को जिस बवंडर के बीच में पाती है, वो इसलिए आया क्योंकि लीडरशिप पे सवाल था। और सवाल ये नहीं था कि एक दफ्तर में बैठने वाला नेता कौन हो, या स्टैंप पेपर पे स्टैंप कौन लगाए, या ठप्पा या हस्ताक्षर या बाबू की हाजिरी कौन लगाए। नेतृत्व की जरूरत थी। अ लीडर वॉज नेसेसरी। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष की जरूरत है, मगर अध्यक्ष ऐसा जो कि लीडर हो। लेकिन आप अगर आज उसकी स्थिति देखें तो एक ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन के जरिए इवेंचुअली मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस कैलिबर में हैं कि वो पार्टी कार्डर को एंथ्यूज करके कांग्रेस में अध्यक्ष बन जाएंगे? और वो समितियां बनाएंगे, वो कमिटीज बना के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को जब वो कुछ होना करना होगा उनके हस्ताक्षर होंगे, मगर क्या वो एक मोटिवेटिंग लीडर साबित होंगे, ये वक्त बताएगा। इससे पहले जो उम्मीदवार थे वो थे अशोक गहलोत साहब। गहलोत साहब का सीवी बहुत बड़े गजब है। पिताजी जादूगर थे और वो खुद भी जादूगर थे, कब उनसे जादू सीख गए थे और अच्छे खासे शोज करते थे। और उनके समर्थक हैं वो उनको जादूगर बोलते हैं। तो उनका सीवी देखिए कि 1971 में बांग्लादेश की जब युद्ध चल रहा था तो अशोक गहलोत बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कैंप के संचालक थे। 1977 का वक्त आया जब इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी जी की रैलियां शुरू हुई, तो उनकी एक दूसरी या तीसरी रैली थी जोधपुर में, जिसके संयोजक थे अशोक गहलोत। उसके बाद आइए एक वक्त ऐसा भी आया जब राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी के देहावसान के बाद चुनाव लड़ना था अमेठी से, तो इलेक्शन एजेंट थे अशोक गहलोत।
नेशनल NSUI, यूथ कांग्रेस, मुख्यमंत्री, जनरल सेक्रेटरी, और आज की तारीख में बहुत कम कांग्रेस में दो नेता ऐसे, तीसरा नहीं होगा, जिसने कि भारत के हर राज्य और यूटी में किसी ना किसी हैसियत से काम किया है, चाहे चुनाव प्रभारी रहे हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हो, कुछ ना कुछ 29 राज्यों में 30 राज्यों में उनका दखल रहा है। तो यानी सीवी गजब है। लेकिन इस पूरे सीवी के बावजूद उनको अगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाने के लिए परिवार का फर्स्ट चॉइस माना गया, फर्स्ट फैमिलीज फर्स्ट चॉइस, तो उसका कारण यह था कि अशोक गहलोत का ट्रस्ट फैक्टर, यानी परिवार उन पर ट्रस्ट करता था। लेकिन अगर आप उसके बाद का घटनाक्रम देखें तो रिपोर्ट ने भले ही उनको काफी हद तक, जो जनरल सेक्रेटरीज की रिपोर्ट रही, ऑब्जर्वर वहां गए थे राजस्थान में जो पिछले इतवार को हुआ, और उस घटनाक्रम के बाद में उनको थोड़ा बहुत अगर एब्जॉल्व कर दिया गया हो तो वो उनका भोलापन नहीं है साहब। अगर आप घटनाक्रम देखें कि किस तरह से वो ऐसी जगह चले, तनोत राय मंदिर चले जाते हैं जैसलमेर, जहां फोन नहीं मिलता, साथ में कुछ लोग होते हैं जो उनके बहुत लॉयल लोग हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बस तय की जाती है। मैंने तो एक आर्टिकल किया है वेब पे इंडिया टुडे में, जिसमें मैंने बस का नंबर ढूंढ करके ये भी ढूंढ लिया था कि वो कहाँ से किराए पे ली गई, कब बुक की गई थी। जो शांति धारीवाल जी हैं, उनके घर में जब टेंट लगे थे तो किस कंपनी का टेंट लगा था और कितने बजे से टेंट लगना शुरू किया था, वो डिटेल पूरी उसमें है। तो यानी वो बहुत ही नियोजित था। जो प्रिंट आउट थे रेजिग्नेशन के फॉर्मेट के विधायकों के लिए गए, जो पैरेलल CLEP की मीटिंग हुई, वो पहले से प्रिंटेड थे, यानी तैयारी पूरी थी। तो जब तैयारी पूरी थी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, यानी अशोक गहलोत जी का उसमें हाथ नहीं था, अगर ये कहा जाए तो। ठीक है साहब, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के गहलोत साहब के एक्ट ने एक चीज करी। गहलोत साहब ने देखिए बाद में आकर के मुआफी मांग ली कि जो हुआ उसके लिए शर्मिंदगी है, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक बात देखिए, गहलोत साहब ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ी। उसका मतलब क्या हुआ कि जिस आदमी को कहने को इस देश की राजनीति का कोहिनूर कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मिल रहा है, उसने कहा साहब मुझे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद चाहिए। यानी कहीं आज के दौर में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के पद की इक्विटी है वो इतनी कम हो चुकी है कि उसका कोई भी मैं ये कहूंगा कि वैल्यू राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से कम आपकी गई। और उसका एक कारण है कि अगर आप देखिए कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के होते हुए कभी अगर कोई अध्यक्ष बना है पार्टी का, तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं साहब। अब मैं कुछ नाम बताऊंगा, जैसे निजलिंगप्पा साहब, जगजीवन राम साहब, SD शर्मा, देवकांत बरुआ, सीताराम केसरी साहब। ये लोग जो हैं, इनके नाम आपको इसलिए याद आते हैं कि देवकांत बरुआ ने बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए याद करते हैं देवकांत बरुआ जी को। उनके अध्यक्ष काल में क्या हुआ उसके लिए कोई नहीं जानता। शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए उनको याद किया जाता है। जगजीवन राम विपक्ष में चले गए नाराज होकर के और बड़े कद्दावर नेता के तौर पे उभरे, उनको याद किया जाता है उसके लिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए नहीं याद किया जाता। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो इस पद को अशोक गहलोत को मंजूर करने में, जैसे कि आदेश ने ही बोला कि कुछ एक कांग्रेस के अंदर विकट स्थिति यह है कि सोनिया गांधी के लिए कहा जाता है द बक स्टॉप्स विद हर। लेकिन अगर पर्चा भरा और पर्चा फाड़ा और पर्चा फाड़ा जाने वाला था या पर्चा फाड़ा जा सकता था, जो नामांकन का था, वो वीटो राहुल गांधी के पास है और उनके पास एक कोठरी है। तो साहब जो अध्यक्ष बनेगा वो एक बक स्टॉप्स हियर होगा, एक वीटो पावर होगा, और इन सब पावर सेंटर्स के चलते एक अध्यक्ष को पार्टी भी चलानी है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहता हूं कि ये अध्यक्ष फैसले कितने प्रखर लेगा या बड़े लेगा, कांग्रेस का कितना भविष्य बदलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली पहला चीज जो भी नया अध्यक्ष बनेगा गैर परिवार का, उसके सर पे एक चीज तो जरूर ताज पहनाया जाएगा कि जो भी नुकसान होगा पार्टी का, जो चुनाव हारा जाएगा, वो ताज उसके सर पे पहना दिया जाएगा। तो वो एक बड़ा पर्पस सॉल्व कर सकता है कि वो पार्टी में नुकसान का सारा दारोमदार उसके ऊपर आ सकता है बड़ी आसानी से। अब आप देखिए कि अचानक ठीक चुनाव के पहले
अशोक गहलोत इधर आने की बात कर रहे थे, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री छोड़ने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, 1 रैंक 1 मैन 1 रैंक। अब देखिए साहब, ये 1 रैंक वाला मामला जरा बड़ा पेचीदा है। पुराने इतिहास में कांग्रेस को जाइए, लोगों ने अध्यक्ष होते हुए दूसरे पद रखे हैं, प्रधानमंत्री तक रहे हैं। और अगर आप देखिए तो सोनिया गांधी जो थी वो इधर विपक्ष में नेता थी, एनएसी की अध्यक्ष थी, और एनएसी के अध्यक्ष होते हुए भी जिसका कि एक संवैधानिक वो था कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, उसके बावजूद वो पोस्ट लिए हुए थी। तो ये गहलोत साहब के आने पे ही हुआ, तो इसलिए ये जो टीम है उनकी बिदक गई। उनको लगा कि ये कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट को ले आया जा सके। अब ये जो टाइमिंग थी राहुल गांधी की, ये टाइमिंग बड़ी क्यूरियस है। उसके बाद ये जो नया अध्यक्ष आएगा, ये उसका दायरा क्या होगा, किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो ये सवाल जो है ये किसी भी नए इनकम्बेंट के दिमाग में जरूर तैरते चलेंगे कि वो किस तरह से इस पार्टी के अंदर आगे ऑपरेट करने वाला है। अगर आप राजस्थान में आगे की कवायद देखें तो अशोक गहलोत वहां जम गए हैं। अब कांग्रेस की आला कमान आने वाले दिनों में अगर किसी गैर परिवार के आदमी के पास जाती है, जिस तरह से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को इनाम लिया जाए, तो खड़गे साहब के लिए कहा जा सकता है कि वो बहुत ही एक ऐसे नेता हैं जो कि ना बोलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वो थोड़े से स्वभाव से उतने एक्सुबरेंट या एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन अपने मामले में दमखम वाले नेता हैं, अपने राज्य में काम कर चुके हैं। लेकिन क्या वो अशोक गहलोत जैसे नेता को बोल सकते हैं कि साहब आपको सत्ता छोड़नी होगी राजस्थान में? और क्या वो सचिन पायलट को तमाम विधायकों और अशोक गहलोत के ऑपोजिशन के बावजूद कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर नहीं कह सकते तो राजस्थान में मुश्किल का सबब है, क्योंकि क्या सचिन पायलट क्या सेकेंड हाफ डील से सेटिस्फाइड होंगे? सेकेंड बेस्ट डील से सेटिस्फाइड होने वाली नहीं है। तो ये पहला क्राइसिस जो है वो अगर 19 का जो अक्टूबर का मामले अगर हम एक डेडलाइन मान लें तो उसके बाद भी आने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जब ये कवायद शुरू की थी, अचानक बहुत जोर जोर से उसने छाती पीटनी शुरू करी और हल्ला किया, बल्लम चलाए कि साहब बीजेपी में चुनाव नहीं होते, चयन होता है, कांग्रेस में चयन नहीं चुनाव होता है। ये डंका इतनी जोर का इन्होंने पीट दिया कि अब ये इस चीज को फैक्टर इन नहीं किया था। जब फैक्टर इन नहीं किया था तो अब हालत क्या है कि साहब चौबे जी जो थे वो छब्बे बनने चले थे, और इस समय पे हालत यह है कि वो दुबे बन के लौट रहे हैं, और दुबे बन के भी रहने में मुश्किल है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लिए जो स्थिति बिगड़ी थी और बिगड़ करके पिछले 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तब से लेकर के आज तक में मैं ये कहूंगा कि सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। क्योंकि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का क्या रोल है और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के आगे कांग्रेस क्या कर सकती है, ये रोल आज तक डिफाइन नहीं हुए। जब तक ये रोल डिफाइन नहीं होंगे तब तक कांग्रेस की मुश्किलें आगे कैसे रिजॉल्व होंगी ये भी डिफाइन नहीं होगा। राजदीप जी, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि शशि थरूर के मन में क्या चल रहा है। शशि थरूर के मन में समझने के पहले एक छोटी कहानी, क्योंकि आपने खड़गे जी की बात कही, एक हमारे दर्शकों को, खास करके उत्तर भारत के दर्शकों को यह पता चलना चाहिए। 99 में कर्नाटक में चुनाव होते हैं, वो एसएम कृष्णा बनते हैं, खड़गे जी बन नहीं पाते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। 2004 में उनको पूरा मौका था, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन रही थी, लेकिन उनके जूनियर और उनके बेस्ट फ्रेंड एक तरह से पॉलिटिक्स में धर्म सिंह बनते हैं। तब कई लोग खड़गे जी के सामने जाते हैं और कहते हैं, खड़गे जी आप कैसे बन सकते हैं, धर्म सिंह की सरकार में वो आपके जूनियर है। तो खड़गे जी ने ये बड़ी बात कही तब, क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। अगर गांधी परिवार ने मुझे कहा है कि मुझे बनना है मंत्री, मैं बनूंगा, तो वो मुख्यमंत्री 2004 में नहीं बन पाए और धर्म सिंह के कैबिनेट में जूनियर बने। ये एक इंपॉर्टेंट वजह है कि आज उनका नाम आगे आया, क्योंकि ही हैज नो पर्सनल ईगो। ये इनकी बात माननी पड़ेगी। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो राहुल गांधी के कैंप से भी काम कर सकते हैं। तो 2000 जो जनरेशन जिसकी आदेश ने बात की, या 1980 जनरेशन के साथ भी वो काम कर, ही इज एक्चुअली 1970। प्लीज अंडरस्टैंड, मल्लिकार्जुन खड़गे बिकेम मिनिस्टर इन देवराज अरस के गवर्नमेंट में 77 में, तो वो तो बैच ऑफ 70 है।
और 70 के बैच के कोई नहीं रह गए। आप आज 80 और 2000 की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 बैच के व्यक्ति को एक तरह से आज कांग्रेस आला कमान ने चुन लिया है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। और इंटरेस्टिंगली जब मैंने एक फ्लैश चलाया था 3-4 दिन पहले कि मल्लिकार्जुन खड़गे एंड अजय माकन इन रिपोर्ट आर सेइंग कि अशोक गहलोत की वजह से ये जो भी राजस्थान में हुआ उनका हाथ था, उनका फोन आता है, राजदीप जी आई ओनली वॉच इंडिया टुडे चैनल, यू आर पुटिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, प्लीज रिमूव माय नेम। मैंने नहीं किया, अजय माकन रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र में लगता है टीवी की टिकर भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। उनके ऐसा कई भी हो सकता है राजदीप जी कि उनके किसी सहयोगी ने देखा हो, उनको सूचित कर दिया हो। जो भी है, मुझे फोन करके कह दिया आई ओनली वॉच इंडिया। देखिए, पत्रकार को जब कोई नेता फोन करके कहता है कि मैं आप ही का चैनल देखता हूं, तो पत्रकार भी खुश होते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, डोंट वरी, मैं तुरंत निकाल दूंगा, ये 3-4 दिनों की घटना है। अब आप शशि थरूर की बात कर रहे हैं। देखिए, शशि थरूर ने, और ये इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि मैं ये अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा। आपको याद होगा मैंने 6-8 हफ्ते पहले नेता नगरी पर भी कहा था कि शशि थरूर लड़ना चाहते हैं। अब शशि थरूर को G23, ये जो विरोधियों का या बागियों का जो ग्रुप है, उससे जोड़ा जाता है। लेकिन जब उन्होंने तय किया कि मैं लड़ूंगा, उन्होंने उनकी सलाह नहीं ली। अब क्या हुआ, G23 की मीटिंग होती है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान करीब 10-12 दिन पहले। तब शशि थरूर ने तो कह दिया है वो राहुल गांधी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से बात कर लेते हैं और वो कह देते हैं एक तरह से कि मैं लड़ूंगा। अब G23 जो मिलती है, उनका कहना है कि शशि थरूर ने ये निर्णय बगैर हमसे कंसल्ट करके लिया है, वो हमारे नुमाइंदे नहीं है। अब G23 सोचती है कौन बन सकता है। तो उनकी मीटिंग में मनीष तिवारी जी कहते हैं हुड्डा जी आप सीनियर है, आप बनिए, आप सबसे सीनियर है। हुड्डा जी तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता, ये तो गहलोत जी तो मेरे साथी है, बैच ऑफ 80 है, मैं उनके साथ नहीं लड़ूंगा, वो बड़े अनुभवी नेता है। फिर आनंद शर्मा को कहा जाता है, आनंद शर्मा जी आप भी अनुभवी, आप लड़िए। आनंद शर्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, आई एम नॉट इन दिस रेस, आई एम नॉट इनटू दिस, हाउ कैन आई फाइट विद गहलोत। पृथ्वीराज चौहान भी कहते नहीं नहीं, मुझे गहलोत जी के सामने नहीं लड़ना है। अब जब गहलोत जी 4 दिन पहले रेस के बाहर पड़ते हैं और लगता है कि थरूर ही एक कैंडिडेट है, तो ये सवाल फिर से उठता है। तब कहा जाता है अब आप लड़िए, तो ये लोग फिर कहते नहीं नहीं, लेट अस वेट, तब तक दिग्विजय का नाम आता है। आखिर में होते होते मनीष तिवारी पर यह जिम्मेदारी आती है। मनीष तिवारी ने आज सुबह कहा आई एम नॉट अ फॉल गाय। तो शशि थरूर इज एन इंडिविजुअल, वो केवल अपने, एक तरह से उनको लगता है ये अपने वो प्रिंसिपल लड़ाई है। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने उनका जब इंटरव्यू किया, मैंने कहा देखिए आप पर आरोप लगता है कि आप लटियंस दिल्ली से आते हैं, आप अंग्रेजी भाषिक है, आपका संगठन का कोई अनुभव नहीं है और आप हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते। तुरंत उन्होंने कहा हाउ कैन यू से कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी में जवाब आपको दूंगा। और आप मुझे बताइए ये हिंदी भाषिक नेता मलयालम क्यों नहीं सीखते, दक्षिण की भाषाएं क्यों नहीं सीखते। तो मैंने कहा शशि थरूर जी आप जानते हैं कि आप चुनाव में यू आर नॉट फेवर्ड कैंडिडेट ऑफ हाई कमांड, तो आप कैसे जीतेंगे। ही सेड देखिए फॉर मी दिस इज फाइट ऑफ प्रिंसिपल। मैंने उनको ये भी पूछा क्या ये सही है कि आपको कोई और पार्टी भी, अगर आप ये चुनाव हारते तो आप कांग्रेस में रहेंगे। उन्होंने कहा देखिए सेवरल पार्टीज हैव अप्रोच मी, कई पार्टियों ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन मैं इस समय कांग्रेस के साथ ही हूं। शशि थरूर ये इलेक्शन एक तरह से एक आउटलायर, एक आउटसाइड, ना G23 का मेंबर बन, ना G23 के नुमाइंदे है, प्रतिनिधि है, ना ही शशि थरूर कांग्रेस हाई कमांड से। मैंने उनको पूछा जब आप सोनिया गांधी से मिले तो क्या सोनिया गांधी के परमिशन लेने गए थे। नो सर, आई वेंट टू इन्फॉर्म, मैं सोनिया गांधी को इन्फॉर्म करने गया कि मैं नेता बनना चाहता है, मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि आई वांट टू फाइट। ये भी कहा उन्होंने कि मैंने चुनाव कई लड़े हैं, मैंने कॉलेज से चुनाव, स्टीफेंस कॉलेज से पहली बार चुनाव 73 में जीता था, मैं एक ही चुनाव हारा हूं, यूनाइटेड नेशंस का चुनाव, उसके अलावा मैं कोई, तो मैंने कहा ये भी और एक चुनाव
हारोगे? तो इसे फिर भी मेरा बैटिंग एवरेज तो अच्छा है, मैं 6-7 चुनाव लड़ा हूं, उसमें से मैं 5-6 जीता हूं, तो मेरा बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छा है। देखिए, शशि थरूर को लगता है चुनाव लड़ने से उनका राजनीतिक कद तो ऊपर उठेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कल शशि थरूर को जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनके लोग वहां है, सर ये जो ढोल जो होते हैं उनके साथ आपको वहां चलना पड़ेगा। तो वो किसी को पूछते, इज इट रियली नेसेसरी, डू वी नीड दिस ढोल बाजा टू गो टू द ऑफिस? तो किसी ने उनको कहा नहीं नहीं, हर जब भी नेता जाता है इस तरह तो ढोल बाजे के साथ जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके, इफ ढोल बाजा इज देयर, चलिए ढोल बाजे के साथ चलते हैं। देखिए, शशि थरूर इज एंजॉयिंग इट। देखिए, आप पिक्चर दिखा रहे हैं, हंसी पूरी तरह से खुश है, क्योंकि उनको लगता है यार देखो, मैं तो बड़ा नेता एक तरह से बन गया हूं, और उनके लिए ये सब नयापन है। सो फॉर शशि थरूर दिस इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज पॉलिटिकल स्टैंडिंग। और वो बड़े खुश नजर आए जब दिग्विजय सिंह जी उनके घर कल पहुंचे। ही सेड, लुक, दिग्विजय सिंह इज माय फ्रेंड, ही इज, वी आर हैविंग अ फ्रेंडली फाइट। ये हमारे लिए फ्रेंडली फाइट है। देखिए, शशि थरूर चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन एक तरह से कम उनके रहने से एक कॉन्टेस्ट तो हो गया ना, और उनको हेडलाइंस तो मिल गई। तो फॉर शशि थरूर दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो उस तरह के आदमी है, वो बड़े, ही इज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। ठीक है आदेश जी, योर क्लोजिंग रिमार्क, शशि थरूर का कैंडिडेचर और अब आगे क्या? क्योंकि देखिए, सिर्फ नाम भर के लिए अध्यक्ष चाहिए था, सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव चाहिए था, जैसा कई टिप्पणीकारों ने यूपीए के राज के दौरान कहा था ना, कि एक सीईओ चाहिए जिसका, जो कभी चैलेंजर ना बन पाए या कभी अपनी पोजीशन को सीमेंट ना कर पाए, और जो कांग्रेस का अगर कभी रिवाइवल होता है तो जिसके लिए सबसे ज़रूरी कदम होगा कि उत्तर भारत में, और उत्तर भारत की राजनीति ओबीसी फैक्टर डोमिनेटेड है ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं आके काशी से, और बार बार अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का भी हवाला देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखिए, आपने कहा कि सीईओ चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में ना एक हाई कमांड कल्चर है स्टार्टिंग से ही। इसकी शुरुआत आज से नहीं, जब से गांधी परिवार राजनीति में है तब से इसकी शुरुआत है। और आपने कहा कि देखिए, कोशिश तो ये हुई थी कि अशोक गहलोत जैसे एक मजबूत आदमी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, और पूरी कोशिश भी की गई। जो कुछ घटना घटी वो आपको उसके बारे में आपको सब पता है। लेकिन ये हाई कमांड कल्चर जो है ना, ये इस पार्टी में रहेगा, और इसीलिए आज झगड़ा राजस्थान में है। और जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत के बनने से कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो 3 बार के मुख्यमंत्री, ओबीसी चेहरा, संगठन के जानकार, सब कुछ थे, लेकिन वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया, क्योंकि वो एकमात्र ऑप्शन हाईकमांड के पास बचे थे। और इसीलिए अब इस बारे में बातचीत होगी कि एक डमी आदमी को आपने ला के रख दिया जो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सकें। अब जिस अशोक गहलोत को इतना नज़दीकी वफादार मानते थे, जब उन्होंने चैलेंज कर दिया तो कल इस बात का क्या भरोसा है कि खड़गे साहब नहीं कर सकते, जैसा सीताराम केसरी ने कर दिया था। अब देखिए, हाईकमांड कल्चर का जो ये मामला है और एक मामला है भाग्य का, ये दोनों मिक्स है यहाँ पे। मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटका का मुख्यमंत्री छोड़ दें, इसके अलावा 9 बार के विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस ने उनकी वफादारी के कारण गुलाम नबी आज़ाद की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बनाया, और उसी चक्कर में गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी। तो अब देखिए, क्योंकि इनकी जो यस मैन जो कल्चर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ख़ासतौर पर खड़गे साहब के अंदर, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाया लेकिन वो उन तमाम पदों पे रहे जो उन्हें हाईकमांड दे सकता था, और अब उनके यस मैन के कारण ही उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है बाबू जगजीवन राम के बाद ये दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमांड के साथ थे, और उसी का उन्हें मैं कहूँगा कि प्राइज दिया, मतलब एक पुरस्कृत किया उनको कि भाई हाँ, खड़गे साहब जो है वो हमारे आदमी हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हाईकमांड कल्चर में वो फिट बैठते हैं। बढ़िया, ये कांग्रेस का फैसला है, कांग्रेस के प्रथम परिवार का फैसला है। इस फैसले पर जनता की प्रतिक्रिया भी दर्ज की जाएगी तारीखों में। एक व्यक्ति जो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम जिसका रोल रहा है, वो है केसी वेणुगोपाल।
देखिए, जब आप हम हमेशा अहमद पटेल की बात करते हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे सोनिया गांधी के। अब केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सुबह से उन्होंने सब CWC मेंबर्स को फोन किया लगातार कि चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बनने जा रहे हैं, आप आइए कांग्रेस ऑफिस इस समय पहुंच जाइए। कौन नामांकन पत्र उनका भरेगा, कौन प्रपोजल रहेंगे, सबको फोन करना देर रात तक ये केसी वेणुगोपाल करते हैं। जितने भी मीटिंग सोनिया गांधी के साथ हुई, जिसमें अशोक गहलोत हो या कोई भी हो, केसी वेणुगोपाल वहां थे। केसी वेणुगोपाल जब भी कोई आता था सोनिया गांधी से मिलने पिछले कई दिनों से कि मैं दावेदार हूं नहीं हूं, इन सब मीटिंग्स में केसी वेणुगोपाल थे। वो राहुल गांधी के साथ भी थे, भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि केरल से आते हैं, और अब वो यहां दिल्ली में है। इंटरेस्टिंगली इसका मतलब है कि आज की तारीख में कांग्रेस के दो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे, दोनों दक्षिण से, एक अध्यक्ष होगा, खड़गे जी 99% हो गए, और एक केसी वेणुगोपाल है। अब दोनों जो हैं एक ऐसे समय जहां हमारी राजनीति हिंदी भाषिक राज्यों में लल्लन टॉप जैसे प्रोग्राम पर डिसाइड होती है, एक तरह से वहां ज्यादातर वजन है, आप लोगों का वजन ज्यादा है। वहां कांग्रेस की राजनीति जो ऑर्गेनाइजेशन है, दो व्यक्ति जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फ्रॉम कर्नाटका, केसी वेणुगोपाल फ्रॉम केरल। और अगर कई लोग का जो मलाल है, ये जो एंटी गांधी फैमिली समझे जाते हैं, वो कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बारे में ज्यादातर पब्लिक में कभी नहीं कहेंगे, प्राइवेट में भी बहुत कम कहेंगे। लेकिन जैसे ही केसी वेणुगोपाल का नाम आता है, उनमें एक तरह से ऐसा उनको लगता है कि ये हमसे जूनियर है लेकिन हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो केसी वेणुगोपाल हैज आल्सो बिकम अ मेजर प्लेयर टुडे इन द कांग्रेस। और जितने भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग होता है, हर मेजर इशू पर केसी वेणुगोपाल का कहीं हाथ है, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी है और धीरे धीरे सोनिया गांधी भी उन पर एक तरह से अब निर्भर हो गई है, बिकॉज और कोई है नहीं अहमद पटेल के बाद। तो उस जगह को फिल करने की कोशिश केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। क्या उनमें वो काबिलियत है, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन उनके बगैर ये जो जितनी भी घटनाक्रम हुई है पिछले 8-10 दिनों में, उनका एक तरह से ही वाज अ मेजर प्लेयर इन ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदेश, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। जैसे राजदीप ने कहा कि केसी वेणुगोपाल परसों रात को जब दिग्विजय सिंह दिल्ली आए तो उसी सेम फ्लाइट में दिल्ली आए थे, और केसी एक दिन पहले केरल गए थे, क्योंकि केरल में यात्रा खत्म होने वाली थी और आज कर्नाटक में सुबह एंटर की। तो सोनिया गांधी ने उनको ये कहा था कि क्योंकि क्राइसिस चल रहा है, तुम कहीं जाना मत, तुम वापस केरल मत जाना। तो उनको फ़ोन किया गया कि आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो केरल आ गया। तो सोनिया गांधी इस बात से नाराज़ होगी, गुस्सा हुआ उनको कि जब मैंने आपको मना किया तो आप वहाँ पे क्यों गए। तो बोला मैडम लास्ट डे था केरल का, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बोला इतना बड़ा क्राइसिस दिल्ली में चल रहा है, आप तुरंत यहाँ पे आइए। तो केसी वेणुगोपाल को हल्की सी डांट पड़ी और वो वापस दिग्विजय सिंह के साथ परसों रात की फ्लाइट लेकर दिल्ली आए। और राजदीप की बात सही है कि सारी महत्वपूर्ण बैठकों में केसी वेणुगोपाल की बहुत अहम भूमिका है। कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी कोई बात अगर नहीं मानते हैं तो सोनिया गांधी भी केसी वेणुगोपाल को बोलती हैं कि जाइए जरा उनसे ये बात करिए, उन्हें समझाइए और इसका अप्रूवल लाइए। ये भूमिका है केसी वेणुगोपाल की। इंटरेस्टिंग। उधर एक और दावेदारी की तैयारी शुरू हो रही है, राज्यसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा। सोशल मीडिया पर किसी ने कहा कि शायद दिग्विजय को वफादारी का इनाम यहां मिले, और किसी ने कहा कि इतने जल्दी भांप लिया तो किस बात का आला कमान। चर्चाएं चलती रहेंगी, अंतर कथाएं सामने आती रहेंगी, सिर्फ नेता नगरी पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में नाम का कितना महत्व होता है। जो कोई यहाँ आया है राज करने के लिए आया है। बात राजस्थान की हो रही है। सत्ता की कुर्सी, अभिलाषा सबकी है, विजेता कोई एक होता है। बाकियों के हिस्से में सांत्वना का झुंझुना आता है या कुछ राजनीतिक सहूलियतें। राजस्थान का मौजूदा परिदृश्य ऐसा ही है। अशोक गहलोत अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कब तक, फिर निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। कोई उनकी कार के पीछे से झांकते नोट्स की एक तस्वीर का बयान दे रहा है, तो कोई ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आला कमान से मुलाकात के बाद सचिन पायलट की जो मुस्कान थी वो कितने इंच चौड़ी थी। बात इस पर भी हो रही है कि जो मंत्री
बेवफा हो गए उनका क्या, बात इसकी भी कि जो कभी पायलट के खेमे के थे, उनके गुण गाते थे, वो अब गहलोत के साथ क्यों चस्पा हो गए हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, राजनीतिक परिवारों की पुरानी महत्वाकांक्षाएं हैं, नई नई अदावतें हैं और रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमें लगा कि राजस्थान के घटनाक्रम पर अलग से विस्तार से बात होनी चाहिए। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टुडे के हमारे जयपुर के संवाददाता मेरे साथी आनंद चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आनंद। और हमारे साथ हैं नॉट सो वरिष्ठ पर मौजूद पत्रकार आदेश रावल जी। आदेश जी, आपका भी इस सत्र में एक बार फिर से स्वागत है। ओम सैनी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। गहलोत ने ये जो पूरा सियासी समरसॉल्ट किया है, इसमें उनके विश्वस्त कौन थे? हमने जो कैमरे के सामने हुआ सर वो देखा पिछले एक हफ्ते में, पर पर्दे के पीछे से ये कैसे रन हो रहा था ऑपरेशन कि आला कमान को धत्ता बताया जाए, पर्यवेक्षकों को ठेंगा दिखाया जाए, और कुल जमा बात यह कि जो मूल मंशा थी कि हमें तो अध्यक्ष बनना ही नहीं था, हमें तो सीएम के तौर पे 5 साल रहना था और हम पत्थर को सीएम बन जाने देते लेकिन पायलट को नहीं बनने देते थे, वो मंशा भी पूरी करनी थी। बताइए सर। देखिए, कुल मिलाकर के सारी बात 2020 से स्टार्ट होती है, जहाँ पहली बार मानेसर वाला सिलसिला चलता है और पायलट ने अपनी आंखें दिखाई। उस आंख से कैसे बचाया जाए, उसकी मदद के लिए जो लोग आए वो आप जानते हैं दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने जो कोशिश की वो कारगर ना हो, इसके लिए अशोक गहलोत का जो मैनेजमेंट था वो कमाल का था, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि इस तरीके से लोगों को रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि एक के बाद एक के लिए ध्वस्त करती हुई आ रही थी वो पलटन जो दिल्ली में बैठी हुई है, तो लगता था कि अब राजस्थान भी गया, लेकिन किसी तरीके से अशोक गहलोत ने उसे बचाया। लेकिन उन्हीं के साथ साथ में जो मैं माफ करिए, मैं ये बेअदबी ना मानी जाए, थोड़ा सा खुल के बताइए। दिल्ली की पलटन से क्या आपका तात्पर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, भाजपा से है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह कह रहे रहा हैं कि सचिन पायलट की जो बगावत थी वो इनकी शह पर थी, और जो आपने कहा कि गहलोत ने सरकार बचाई, तो उसमें तो ये भी कहा जाता है कि सीआईडी और तमाम खुफिया एजेंसियां, मुकदमे की धमकी, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, तो दोनों तरफ से सैनी जी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जरा स्पष्ट बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से जो कुछ संस्थाएं दिल्ली में इस्तेमाल हो रही हैं, वैसी संस्थाएं राजस्थान में भी हैं। वो राजस्थान तक सीमित है, तो उनका इस्तेमाल भी निश्चित रूप से हुआ होगा उसके बारे में, क्योंकि जो जानकारियां जितनी हैं उसके हिसाब से ही कह सकता हूं, उसके आगे तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि दिल्ली वाली जो फौजें, मतलब दिल्ली वाला जो हाथ था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल था। लेकिन राजस्थान में जैसा देखने को मिला, उसमें लगा कि राजस्थान में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, और उसी का नतीजा यह हुआ कि उसके बाद में टेंशन बढ़ गए। और दिल्ली का जो प्रतिनिधि, यानी आला कमान, जो कांग्रेस का आला कमान का जो प्रतिनिधि वहां पर महामंत्री के रूप में थे, उनके खिलाफ सचिन पायलट ने पहले मुकदमा खोला कि साहब इनको यहाँ से हटाइए, ये बहुत फेवर कर रहे हैं। और आप अविनाश पांडे का जिक्र कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अविनाश पांडे की बात ही कर रहा हूँ। तो अविनाश पांडे को वहां से हटाया गया और माखन साहब को उसमें वहां पे लाया गया। दिल्ली की तमन्ना ये थी कि सारे के सारे ये जितनी खाई है उसको पाट देंगे और एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सिलसिला बना नहीं, क्योंकि ये जो दोनों रसायन है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। एक बहुत उत्साही है और बेसब्र है, एक बड़ी शांति के साथ में सारा काम करता है और अपने रास्ते पे चलता है। एक का मतलब सचिन पायलट, एक का मतलब अशोक गहलोत। तो दोनों का अलग अलग रास्ता, अलग अलग तरीका है, और अलग अलग सहयोगी उनके साथ में रहे। एक के पास बड़े खूंखार बोलने वाले हैं जो उस वक्त तक बोल रहे थे जब अजय माकन आए तब तक। आज की तारीख में बात अलग है, जबकि उनके लिए आदेश जारी हो गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा और शांत रहेंगे और वो रहेंगे। तो इसमें कई रंग देखने को मिले इस बीच के अंदर। ऐसे में अशोक गहलोत ने यह प्रूव किया कि सत्ता को कैसे बचाया जा सकता है, संगठन को कैसे साथ में रखा जा सकता है। उनके पास में पिछले मॉडल रहे। एक वक्त में जब गिरिजा व्यास प्रदेश अध्यक्ष होती थी और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होते थे, तब की बात कि संगठन के अध्यक्ष में और सरकार में समन्वय होना चाहिए। फिर सीपी के साथ में भी यही सिलसिला रहा, लेकिन जब हरदेव जोशी की सरकार थी और ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो दिक्कत थी कि समन्वय का सिलसिला बनता नहीं था।
दोनों अलग अलग तरीके से चलते थे। तो लेकिन वक्त के साथ साथ में परिभाषाएं बदलती रही, तौर तरीके बदलते रहे। अशोक गहलोत किसी तरीके से अपने आप को आज जिस स्थिति में रखे हुए हैं वो काफी कोशिशें और बेहद उस तरीके से जो कि एक सामंतशाही में भी होता है और राजशाही में भी होता है, फिर डेमोक्रेसी में भी देखने को मिला कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो जो परिवार है उसका जो उनको प्रोटेक्शन मिला बिगनिंग से लेकर के, उसके बहुत सारे कारण रहे। वो भी पता है कि किस तरीके से इनको जब 1980 में सांसद बने, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम जब कॉफी हाउस में बैठा करते थे तो हम पहचानते नहीं थे कि कौन अशोक गहलोत हैं। तो उस वक्त के दिल्ली दिनमान में मैं लिखा करता था उस जमाने में, तो दिनमान में नंदन वो जिनकी डेथ हो गई, नाम भूल रहा हूँ उनका, देखिए उम्र के साथ साथ ही चीजें होती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लड़के का ख्याल रखना। तो मैंने उस वक्त से देखा है इनको। मैं एक बोर्ड लिखा करता था कॉफी हाउस के बाहर, जनमत, उसको रोज पढ़ने के लिए आते थे हम लोग। जो इस वक्त तो गोदी मीडिया कहते हैं, उस वक्त जो मीडिया हुआ करता था उसके बारे में हम कहते थे, अलग शब्द एक इस्तेमाल करते थे कि सेठों के अखबार हैं और सेठों की बात कहते हैं, जनमानस के बारे में कुछ अलग ख्याल रखते हैं। तो वो सब पढ़ने के लिए रोजाना ये लोग आते थे। जयपुर का कॉफी हाउस उसी तरीके से दबदबे वाला था जैसे कि दिल्ली में आप कॉफी हाउस देखते हैं या कलकत्ता में आप कॉफी हाउस देखते हैं या इलाहाबाद में आप कॉफी हाउस देखते हैं। तो ये उस वक्त की धीरे धीरे इनका सिलसिला चला है। और जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने उस वक्त जानना चाहते थे कि राजस्थान की जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं, जो राजस्थान के पॉलिटिकल अभिनेता हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये मेरे पास में कॉफी हाउस में, मेरे घर पे और इनके दफ्तर में काफी चर्चाएं हुई। और जो उस वक्त के हीरो रहे मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी या जयनारायण व्यास के बारे में तो जानते थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत वगैरह के बारे में या जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में इनकी जानकारियां वैसी नहीं थी जैसे कि हम लोगों की काम करते वक्त पैदा हुई। तो वो एक्सचेंज हुई है वो सब चीजें। इन्होंने अपने आप को पुष्ट किया है, उस तरीके से अपनी जानकारियों को मजबूत किया है, चले हैं वो सारी जानकारियां देते हुए। जिस तरीके से इनका कद बढ़ा है, जैसे जितने लंबे नजर आते हैं उसी तरीके से इनका कद बढ़ा है राजनीति में। उसका नतीजा ये हुआ कि ये यहाँ तक पहुंचे और आज जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि उनको कहीं पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं पर उनके चेहरे पे मुस्कान कुछ अलग ही कथा कहती है। दरअसल ये सारा सिलसिला अजय माकन साहब की वजह से हुआ। अजय माकन साहब ने वो पार्टी बन गए। जैसे पहले सचिन पायलट कहते थे कि वो जो पांडे जी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में मिले हुए कोई न्याय नहीं होने देते, ठीक उसी तरीके से इन्होंने आकर के वो सिलसिला स्टार्ट किया। तो उसके लिए भी बताते हैं कि इन्होंने वो जो हरियाणा वाला प्रकरण है जिसके अंदर कि ये पराजित हो गए राज्यसभा का टिकट लेने के बाद में, ये चाहते थे कि राजस्थान से इनको जगह मिले और राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और ये सारे सधे हुए हैं तो हो जाएगा। लेकिन सुना है मैंने कहीं किसी के कान से तो किसी के मुंह से तो सुना नहीं राजनेता, लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि वो एक राज्यसभा की खुन्नस है, सेफ सीट खुन्नस है, या शब्द ये है कि खुन्नस है। उस खुन्नस का नतीजा ये हुआ कि वो अभी जो हुआ तो आए कि शायद सब कुछ रोका जा सकता था, क्योंकि प्रभारी महामंत्री के रूप में वो सब चीजों को मैनेज कर सकते थे, मुख्यमंत्री को फोन करके बात कर सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे एक डंडा लेके आए और कहा कि अब सबको ठीक कर दूंगा, इस तरह के अंदाज में थे। तो लेकिन उन्हें पता नहीं था कि राजस्थान में कुंभाराम चौधरी भी हुए हैं, जयनारायण व्यास पराजित भी हुए हैं, विजयी भी हुए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 18 वर्ष शासन करने के बाद में गवर्नर बना के निर्देश के साथ में बाहर भेज दिए गए हैं। उनका आज कोई वो मिलता ही नहीं है इतिहास के अलावा। तो ये एक अलग किस्म का प्रदेश है, जो पहला प्रदेश है जहाँ पर जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पहला प्रदेश है, ये पहला प्रदेश है जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, चाहे आजादी से पहले और उसके बाद, आजादी से पहले हीरालाल शास्त्री के खिलाफ और उसके बाद आजादी के बाद में जयनारायण व्यास जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी पसंद थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने ही अविश्वास प्रस्ताव का सिलसिला बनाया। तो जयनारायण व्यास को त्याग पत्र देना पड़ा, मुकाबला हुआ कुंभाराम चौधरी वो मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास में 8 मतों से जयनारायण व्यास पराजित हुए, तो अलग हुए, वो राजनीति में लुप्त हो गई। इतना वो सिलसिला रहा। तो ये ऐसा प्रदेश है जहां पर कई चीजें पहली बार हुई हैं।
प्रदेश कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए पारित किया और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। विधानसभा के अंदर विधायकों ने चुने हुए नेता के खिलाफ, जो आला कमान का भेजा हुआ नेता, लोकप्रिय नेता था, उसके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया और पराजित कर दिया। ये राजस्थान में हुआ है, इससे पहले कहीं नहीं हुआ। कि ये जो धारीवाल और सीपी जोशी, धारीवाल के पिता भी डिप्टी मिनिस्टर थे मोहनलाल सुखाड़िया के उसके अंदर, और शांति धारीवाल ने जिस तरीके के तेवर दिखाए और साथ में जो लोग जुड़े, उसका मुझे लगता है कि वो इतिहास का उनका प्रभाव है कि वो बात। ओम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शांति धारीवाल और सीपी जोशी, ये दोनों इसलिए गहलोत के इतने ज्यादा मुखर समर्थन में थे कि इन्हें लग रहा था कि गहलोत अध्यक्ष बनकर दिल्ली जाएंगे तो इनका नंबर आ सकता है क्या? और का तो पता नहीं, लेकिन सीपी के मन में निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, सीपी जोशी के मन में, क्योंकि वो एक ही मत से खारिज होकर के और मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। उसकी बड़ी नाराजगी थी और उस वक्त इनके संवाद भी हुए थे कि मैं एक जमाने में आपका अनुयायी होता था, अब अनुयायी नहीं हूं, आपका सहयोगी हूं, इस तरह का। जब वो ये सीपी जोशी कहते थे अशोक गहलोत को? हाँ, कहा, अखबारों में बयान छपे हैं, हम लोगों ने स्टोरी की है उसके ऊपर, ऐसा कहा उन्होंने। और बाद में जो समन्वय बिठाया है और जो एकजुट हुए हैं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज अशोक गहलोत साहब के जो पुत्र हैं वो आरसीए के अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे, और सीपी जोशी उनके संरक्षक हैं। तो ये मुझे लगा कि कांग्रेस में शायद इस तरह का ये तनाव अनाव तो रहता है, लेकिन कब कौन मीठा हो जाए और कौन गुड़ और शक्कर बन के गले से उतर जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसा ही दृश्य है। अच्छा, आनंद चौधरी जी, आपके पास क्या जानकारी है? अब जयपुर का तापमान कैसा है? सर, जयपुर का तापमान अब बिल्कुल साफ हो चुका है, बादल छट चुके हैं। जो 25 सितंबर को जो गर्जन के साथ जो बारिश हुई थी, तो ओम सैनी जी ने जो थोड़ी बहुत बातें कही, मैं उनमें ही थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो 25 सितंबर की जो घटनाक्रम, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो अगस्त में ही लिखी जा चुकी थी। उस समय उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी जब अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सामने आया था। सबसे पहले अशोक गहलोत ने उसी समय तय कर लिया था कि मुझे राजस्थान से बाहर नहीं जाना, और अशोक गहलोत का जो बयान था उस समय, मैं ठासू दूर नहीं, उस बयान के मायने समझे जा सकते थे कि उनका खेल किस कदर चल रहा है। इसके बाद उन्होंने हर संभाग में वो गए, अपने विधायकों को उन्होंने वहां एकजुट किया, खेल के बहाने, किसी के बर्थडे के बहाने, जैसे राजेंद्र गुड्डा के घर पहुंचे, वो बर्थडे, उसके बेटे के बर्थडे में शामिल हो, लेकिन वहां उन्होंने उस संभाग के ज्यादातर विधायकों को एकजुट किया और अपनी बात उनके बीच में पहुंचाई। ऐसे ही एक दिन वो प्रतापगढ़ पहुंच गए, उसके बाद वो नागौर पहुंचे। इस तरह से वो हर संभाग में जाते रहे और अपने लोगों को एकजुट करते थे। अशोक गहलोत की जो राजनीति है सर, वो पूरी राजनीति 3-4 चीजों पे चलती है। एक तो उनका है शक्ति प्रदर्शन का मामला, दूसरा है उनका भावुकता का कारण। शक्ति प्रदर्शन को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जब 1980 में पहली बार वो सांसद बने थे, तब वो सांसद बनते ही ट्रकों में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में लोग ये जानकर हैरान थे कि इतने सारे ट्रक आखिर इस वीआईपी एरिया में कौन लेकर आया। तब पहली बार अशोक गहलोत का नाम पता चला कि ये राजस्थान से सांसद चुनकर आए, ये लेकर आए। तो ये उनका था कि किस तरह से अपने नेता को प्रभावित करना है। दूसरा जो भावुकता का कार्ड है, जब ये कहते हैं कि आई एम सॉरी मैडम, तो ये पूरा एक भावुकता का कार्ड था, और मीडिया के सामने आकर उन्होंने जिस तरह से इसको पूरा बोला, तो उससे इन्होंने पूरा जो पिछला घटनाक्रम था उस पे एक तरह से उसको डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश की। आप देखिए कि सर, जो 25 सितंबर की जो घटना थी, उस दिन भी उन्होंने अशोक गहलोत का जो पूरा एक जो क्रियाकलाप था वो किस तरह का था। आप देखिए कि वो अपने जो सबसे खास जो 3 लोग हैं, जो एक है गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियाल, उन तीनों को लेकर जयपुर से 700 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर पहुंच गए। पीछे से उनका ये पूरा तय था कि पीछे से पूरे कांग्रेस के जो बचे हुए विधायक वो क्या करेंगे, शाम की जो मीटिंग है उससे पहले वो किस तरह का एक पूरा घटनाक्रम होगा। 2 बजे वहां शांति धारीवाल के बंगले में टेंट लगना शुरू हो चुका था। 4 बजे तक वहां सारी कुर्सियां जम चुकी थी। उसके बाद विधायक आना शुरू हो गए। शांति धारीवाल के बंगले से पहले विधायकों को रात को 2 बजे तक यह संदेश दिया गया था कि कल सीएलपी की मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर के घर पे, तो आप सब लोगों को चीफ मिनिस्टर के घर पे आना है। लेकिन आप देखिए कि उससे पहले
शांति धारीवाल के बंगले पर लोगों को एकजुट करना ये कितना मुश्किल था, लेकिन जो अशोक गहलोत की जो टीम के जो सबसे वफादार जो लोग हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, इन लोगों ने फोन कर करके एक एक विधायक को फिर सूचित किया कि हम लोग यहाँ से सीएमआर जाएंगे। इससे पहले थोड़ा शांति धारीवाल के घर पे मीटिंग करके तय करना है कि किस तरह से अपनी बात रखनी है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई उस समय जो शांति धारीवाल का पहला भाषण हुआ, उनमें जिस तरह से उन्होंने आला कमान को लपेटा, उसमें जिस तरह से उन्होंने पूरे कांग्रेस की जो केंद्रीय जो पर्यवेक्षक आए थे उनकी जो मंशा है उस पर सवाल उठाए, एक लाइन के प्रस्ताव का विरोध किया और उसमें सचिन पायलट ग्रुप को लेकर उन्होंने गद्दार और जो शब्द इस्तेमाल किए वो सब एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग सीधे अब इस्तीफा देने सीपी जोशी के घर जाएंगे। अब आप देखिए कि कुछ विधायकों ने वहां सुबह शुरू हुई, उन्होंने कहा कि ये तो तय नहीं हुआ था कि हम सीपी जोशी के घर जाएंगे, हमारे बीच में तो ये तय हुआ था कि हमें वहां जाना है। लेकिन वहां जो अशोक गहलोत गुट के जो अन्य मंत्री और विधायक थे, उन्होंने जो बोलने वाले थे उनको पहले से चिन्हित कर रखा था कि ये लोग बोल सकते हैं, तो उनको चुप कराया और सीधा बस को बुलाकर उसमें भरा और जो इस्तीफे का प्रारूप था वो भी पहले से तैयार था, उस पर साइन कराए और सीधा ले जाकर सीपी जोशी के घर ले गए। तो आप देखिए कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जो आला कमान के भेजे हुए पर्यवेक्षक थे वो होटल में बैठे रात को 8 बजे तक इंतजार करते रहे, जबकि उन्हें पता चल चुका था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी बंगले के बाहर से शांति धारीवाल के बंगले के बाहर से राजेंद्र गुड्डा, गिरिराज सिंह मलिंगा और जो वाजिब अली है, तीनों विधायक उनके घर में घुसने वाले थे। लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ तो दूसरी मीटिंग हो रही है तो उनके घर के बंगले से बाहर ही वो सेम हाउस में लौट गए और वहां जाकर उन्होंने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी। तो देखिए कि गहलोत का जो आज दिन तक काम करने का तरीका रहा है, तो मैं थोड़ा सा उनको अतीत में बताना चाहता हूँ आपको कि गहलोत ने जिन लोगों को अतीत में मात दी, चाहे वो हरिदेव जोशी हो, चाहे वो परशुराम मदेरणा हो, चाहे वो सीपी जोशी हो और चाहे सचिन पायलट को छोड़कर जितने भी नेता थे उनके दिल्ली में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, ज्यादा अच्छे संपर्क नहीं थे। सचिन पायलट के मामले में अशोक गहलोत को बार बार इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां उनके दिल्ली में भी उतने ही अच्छे संपर्क थे और इस कारण से वो सचिन पायलट से हमेशा इसी कारण से वो मात खाते रहे। और इस बार उन्होंने जो उनका जो पर्चा लीक हुआ है उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसका पूरा जो लब्बो लुभाव था वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रहा था, चाहे उसमें 10 करोड़ रुपए का मामला हो, चाहे उसमें भाजपा ज्वाइन करने का मामला हो, चाहे उसमें भाजपा से मिलकर पूरा षड्यंत्र करने का मामला हो। ये सब अशोक गहलोत ने पहले से तय कर रखा था कि सचिन पायलट के मिलने से पहले आला कमान को शुरू में माफी मांगनी है और उसके बाद में सचिन पायलट के प्रति जो चीजें हैं वो अब खुलकर कह सकते हैं, वो कभी वो कह नहीं पाएंगे। तो ये जो अशोक गहलोत का जो दाव था उसको भी लोग नहीं समझ पाए। जब अशोक गहलोत बंगले से बाहर लौटे तब उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब तो अशोक गहलोत का खेल खत्म हो चुका है। तो ये जो पूरा एक राजनीतिक राजस्थान में जो घटनाक्रम रहता है और अशोक गहलोत इस राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, रात को उनके साथ वाले लोगों ने भी उनको सोते हुए नहीं देखा है। तो अच्छा, इस तरह ये बताइए आनंद जी, तो क्या अब ये जयपुर में तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत कंटिन्यू करेंगे और सचिन पायलट के हिस्से में अभी और इंतजार है? बिल्कुल सर, अभी ऐसा ही माना जा रहा है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक फिर से एक बार राजस्थान आएंगे, फिर से रायशुमारी हो सकती है, लेकिन अभी किसी भी तरह का ये संभावना नहीं है कि अशोक गहलोत के अलावा किसी और नेता के ऊपर कोई सहमति हो सकती है। और पायलट की क्या पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में या डिप्टी सीएम के रूप में या इन दोनों के रूप में वापसी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जो एक पद जिससे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, कि उसको लेकर सचिन पायलट की फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन सचिन पायलट के हिस्से क्या आएगा, उसके बाद फिर 5 साल का इंतजार और फिर 5 साल भाजपा के राज में डंडे खाना। नहीं, ये आनंद जी, ये तो हम पत्रकार कभी कह ही नहीं सकते हैं कि किसका शासन आएगा। भाजपा का भी आ सकता है, कांग्रेस का भी आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। पायलट खेमे के बारे में जरा आदेश रावल से और समझ लेते हैं। सचिन पायलट को क्या आश्वासन मिले हैं गांधी परिवार से
गुरुवार रात की मीटिंग में? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि आश्वासन क्या मिला है, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी पूरी बात रखी कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, और उससे पहले उनकी बात लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी हो रही थी। उन्होंने ये आश्वस्त किया है। दरअसल ये खेल जो शुरू हुआ वो कहाँ शुरू होता है, इस बात को जरा ये भी बताइए कि गांधी परिवार में किसने पिंकी प्रॉमिस किया था कि हम तुमको बना ही देंगे? 2018 में, और 18 के बढ़ने से पहले एक कहानी सुन लीजिए। जी बताइए, आई लव स्टोरीज। हाँ, चुनाव चल रहा था, उससे पहले टिकटें बट रही थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कांग्रेस ऑफिस में, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सीपी जोशी साहब बैठे हुए थे। तो अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो गहलोत साहब ने कहा कि जब हम कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं तो क्या पहले पता होता करोड़पति कौन बनेगा? तो इस बात पे बहुत हंसे और बोला कि एक एक वोट की कीमत है, और एक वोट की कीमत क्या होती है सीपी जोशी साहब से पूछ लीजिए। तो उन्होंने इस बात का उनको एहसास कराया। दरअसल 2018 में सचिन पायलट का ये कहना है, मेरी उनसे बात हुई थी कि 2018 में जब विधायकों की राय लेनी थी तो जब हम दोनों बराबर थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था और गहलोत साहब जो हैं वो चुन के नहीं आए थे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था उनको, तब राय लेते तो पता लगता कि कितने विधायक किसके साथ हैं। दूसरी बात, बार बार 2020 के उनके बागी होने की बात होती है, तो सचिन पायलट का ये भी कहना है और ये भी उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ राजनीतिक बगावत की थी। मैं उनका जो काम करने का तरीका था उस बात से खुश नहीं था। उसमें भी एक कहानी, वो भी सुन लीजिए। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, उनके पास पीडब्ल्यूडी था, एक दो विभाग और भी थे, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उनके जो अधिकारी थे वो इनॉग्रेशन करते थे, फीता काटते थे, हो जाता था, और सचिन पायलट तक ये खबर ही नहीं पहुंचती थी कि उनके डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। अब ये सबर का बांध कहाँ टूटा? ये सबर का बांध टूटा दरअसल उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी दौसा, जहाँ से वो पहली बार सांसद बने थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक व्यक्ति जो कि सिपाही थे पुलिस में, वो उनकी पत्नी बीमार थी और वो कहीं दूर उनकी पोस्टिंग थी, तो वो अपने ट्रांसफ़र के लिए गए थे। जब सचिन पायलट ने वो फाइल भेजी तो डीजीपी ने उस फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया और उस फाइल को रोक दिया गया। तो सचिन पायलट के सबर का बांध वहाँ टूटा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर वो एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो फिर ऐसी पावर का फ़ायदा क्या, जबकि हाईकमांड ने जो पावर शेयरिंग की थी उसमें काफ़ी अधिकार दिए थे इनको भी और इनके लोगों को भी। 2018 में राहुल गांधी ने खुद कहा सचिन पायलट को कि आप गहलोत साहब को बनने दो और बाद में हम आपको देखेंगे। जो आपने कहा पिंकी प्रॉमिस था या कुछ और था, दरअसल उन्हें कहा गया था कि आखिर के 1.5 साल आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति ये थी ताकि राजस्थान में फ्यूचर लीडरशिप डेवलप हो सके, गहलोत के बाद पायलट जो है वो नंबर 1 हो जाए। किसने कहा था? राहुल गांधी ने ये कहा था? राहुल गांधी ने इस बात का, देखिए राजनीति में वायदा कुछ नहीं होता जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, लेकिन जब एक बातचीत होती है, आपस में बात होती है कि उनको ये कहा गया था कि आप इनको फिलहाल बनने दीजिए गहलोत साहब को, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी अहमद पटेल की उस वक्त, क्योंकि अहमद पटेल भी उसी 1980 बैच से आते हैं जिससे अशोक गहलोत आते हैं। तो उन्होंने ये तय किया था और उसमें और भी लोगों की भूमिका होती है, और सोनिया गांधी भी ये चाहती थी कि अशोक गहलोत ही बने, क्योंकि वो उनके बहुत वफादार थे, लॉयलिस्ट थे, जिसपे आज इस घटना के बाद अशोक गहलोत को ये कहना पड़ा कि सॉरी मैडम, सॉरी सोनिया जी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो अशोक गहलोत ने क्यों कहा कि मैं इस बात से आहत हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं माफ़ी मांग के आया हूं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, वही चीज़ उन्हें दिल्ली में प्रोटेक्ट करती थी और सचिन पायलट को वही चीज़ आगे आने से रोकती थी। यानी अशोक गहलोत नंबर 1 थे, सचिन पायलट 2 थे, पायलट नंबर 2 पे थे। अब इस फियास्को के बाद मुझे लगता है कि पायलट लॉन्ग रन में नंबर 1 हो गए हैं और गहलोत साहब को इस बात से नुकसान हुआ है। इस बात का उदाहरण देता हूं आपको। कल अशोक गहलोत का कहना कि सॉरी मैडम, और अंदर जाके उन्होंने अपनी तमाम बात रखी, लेकिन उस बैठक में केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी थे और अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सब कुछ रखा, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा कमलनाथ, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, कई अंबिका सोनी, ये सब लोग जब उनसे मिले तो कई लोगों का ये कहना था कि सोनिया गांधी इस बात से परेशान है कि जिस व्यक्ति पे वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, जिन्हें वो अपनी कुर्सी देना चाहती थी कांग्रेस अध्यक्ष की, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, तो ये बात उनको हर्ट कर गई। दरअसल राजनीति में ये सब होता है, लेकिन सोनिया गांधी को ये कभी नहीं लगा था कि अशोक गहलोत ऐसा कर जाएंगे, और इसीलिए अशोक गहलोत इस बात को समझे, और जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने उस बात की माफ़ी मांगी, बंद कमरे में तो मांगी, मीडिया के सामने आके भी मांगी। तो ये जो बात है कि प्रायश्चित किया उन्होंने, इस बात में अपने आप में एक संकेत जाता है। अब बात बचती है कि सचिन पायलट क्या करेंगे।
अब उनको प्रॉमिस क्या किया गया है? उनको इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको क्या प्रॉमिस किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात रखी। देखिए कोई भी चलिए, नेता, उन्होंने नहीं बताया होगा, कई खबरें आप बिना सोर्स के भी तो बता सकते हैं। देखिए आप ऐसे कर दीजिए, सूत्रों से पता चला है, मैं- फिर बता दीजिए नेता नगरी के दर्शकों को क्या प्रॉमिस किया गया सचिन पायलट को। मैं आपको बताता हूं परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थितियां क्या कह रही हैं? दो तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। कल गहलोत साहब ने दोपहर को कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे आहत हुआ है। शाम को 5:30 बजे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 10 जनपद के बाहर आके कहते हैं कि सोनिया गांधी अगले 2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला कर देंगी। तो ये जो स्पीड है ये दिखाती है कि इसमें सचिन पायलट की बात बन सकती है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की परिस्थितियों को समझूं तो उसमें लगता है कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इक्वली पावर बांटी जाएगी। तो स्पीड कहती है कि पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि पावर शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। किसको क्या मिलेगा इस बारे में अभी सूत्र भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। चलिए हम भी बता देते हैं अपने हिस्से की बात। लोगों ने हमसे कहा कि अशोक गहलोत इतनी भी हारी हुई बाजी नहीं खेलेंगे कि जिसमें वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गंवा दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाए और सार्वजनिक रूप से मुआफी भी मांग लें। तो बीच का रास्ता क्या है? कई ने कहा कि अभी स्पॉटलाइट में कांग्रेस की अध्यक्षी का चुनाव है, बात उसी पर हो तो अच्छा है। कई ने कहा कि हम तो अगले 3-4 महीने तक सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। और उसका इकलौता तरीका यह है, जिसमें कांग्रेस माहिर भी है, कि फिलहाल स्टेटस को बना रहे। सत्ता के संदर्भ में, संगठन के संदर्भ में कॉल ली जा सकती है। बार बार ये बात कही जा रही है कि अब जो दिल्ली से जयपुर की बस पकड़ के सचिन पायलट आएंगे तो आला कमान की नजर में ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। उस मजबूती का अर्थ ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के अगले चुनाव के टिकट वितरण में उनकी ज्यादा चलेगी, उनके खेमे की ज्यादा चलेगी। एक ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें ये जो ओल्ड गार्ड इस बगावत में प्रकट या प्रच्छन्न रूप से गहलोत खेमे को शह दे रहे थे और आला कमान को आंखें तरे कर पायलट को मात देने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जगह नई उम्र की नई फसल को मौका मिले। कम से कम संकेत तो इसी तरह के दिए जा रहे हैं ताकि नए सिरे से अपने अपने काडर में उत्साह बिल्ड किया जा सके। उधर भारतीय जनता पार्टी है जो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो क्या हुआ जो उस पार्टी में भी मुख्यमंत्रियों के दावेदारों की संख्या दहाई में पहुंच चुकी है? तो क्या हुआ जो वहां भी सब अपने अपने हिस्से के आश्वासन जेब में लिए घूम रहे हैं और फुसफुसाहट के स्वर में अपने समर्थकों को हौसला दे रहे हैं? सियासत ऐसे ही चलती है, कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बिना कहे छोड़ दिया जाता है। नेता नगरी का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी के सत्र का नाम है जवाबदेही। 5 दर्शक जिनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। पहला सवाल ग्रेसी कुकी का ये सवाल है, सौरभ भैया, कश्मीर, राजस्थान, शिवाजी, अहोम साम्राज्य, ललितादित्य और दिल्ली के इतिहास पर कुछ अंग्रेजी की किताबें सुझाइए। बहन, ये बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए बड़ी तैयारी करके आना होगा। और ये अंग्रेज़ी में आपने लिखा है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप उसी भाषा में शायद ज़्यादा सहज होंगी। ललितादित्य पीठ को लेकर अभी विस्तार से कोई किताब मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये मेरी जानकारी में है कि इस तरह की किताब लिखी जा रही है, शीघ्र प्रकाशित होगी। हिंदुस्तान के शुरुआती इतिहास के महानतम राजाओं में से एक ललितादित्य पीठ, जो कश्मीर को केंद्र में रखकर एक बड़े भूभाग पर शासन कर रहे थे। इसी तरह के और भी नाम हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी कई किताबें, कई बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं। पर सही बताऊं तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं इस सवाल से, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। तो मैं दर्शकों से ये अपील करता हूं कि वो इस विषय पर उन्होंने जो किताबें पढ़ रखी हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। अगला सवाल रेहान शर्मा का। नमस्ते सौरभ भैया, आजकल हम बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है बिगड़ती हुई दैनिक जीवन शैली। आपने कई बार वीडियोज़ में रुजुता दिवेकर का जिक्र किया। आपसे अनुरोध है कि उन्हें गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आमंत्रित करें। कलाकंद की नगरी अलवर से ढेर सारा प्रेम। अलवर आइए तो कलाकंद खाकर जाइएगा।
हमारी भी जीवन शैली बिगड़ी हुई है। अभी कुछ एपिसोड पहले एक मित्र ने टोका था, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। सेहत ज़रूरी चीज़ है। रुचिता दिवेकर को हम ज़रूर आमंत्रित करेंगे, ये कॉल देकर आपको जा रहे हैं और यही वीडियो उनको भेज देंगे कि देखिए हमारे ऊपर आदेश आ गया है, अब आपको मुंबई से दिल्ली आना होगा और विस्तार से बात करनी होगी। रुचिता की जो सबसे कमाल की बात हमें लगती है वो ये है कि वो भोजन के जो भारतीय प्रसंग हैं उन पर बड़ा जोर देती हैं, स्थानीयता पर उनका बहुत जोर होता है। और ये जो फैंसी टाइप का फूड आ गया है ना, और फास्ट फूड भी, और ख़ास तौर पर ऐसा फास्ट फूड जो भारतीय रुझानों से, जो पारंपरिक भारतीय रुझान है उनसे उलट है, उसको लेकर वो खूब खाट भी खड़ी करती हैं। बहरहाल अगला सवाल रमन झा का। सौरभ भाई, भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियों की सफलता की कहानी पर एक एपिसोड करिए। भारत स्टार्टअप्स का देश बन रहा है, कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ इसे और गति दे सकती हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, हम अपनी टीम के साथ इस पर विचार करेंगे और जल्द कुछ लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। चौथा, इंडियन एविएशन जॉब्स, अच्छा ये इनका हैंडल का नाम है। मुझे ललन टॉप का नेता नगरी, आरवम और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम बहुत पसंद है। इस बार के आरवम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तेलंगाना के मित्रों को ख़ास तौर पर ज़रूर देखिएगा। भाई साहब लिखते हैं कि मैं इनका बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मेरा एक कबूलनामा भी है। चूँकि मैं शिपिंग इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ तो इंटरनेट की काफ़ी दिक्कत होती है। मैं इन सभी शोज़ को डाउनलोड करके पॉडकास्ट की तरह काम करते वक्त सुनता हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। भाई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग, नेता नगरी समेत जो तमाम लॉन्ग फॉर्म कार्यक्रम हैं उनको ऐसे ही पॉडकास्ट की तरह सुनते हैं। मैंने पहले भी कहा था, कई मित्र बताते हैं हमने पूरे बर्तन धो लिए, 2 बार सफाई भी कर ली। कोई मित्र कहता है कि हम अमुक जगह से अमुक जगह पहुंच गए और पूरा सुन लिया। कभी कहते हैं ख़त्म हो गया, कभी जो लंबा होता है एपिसोड तो कहते हैं कुछ बच भी गया। कई लोग किश्तों में भी सुनते देखते हैं। आखिरी सवाल दीप्ति शर्मा का है। प्लीज़ झूलन गोस्वामी जी को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बुलाइए। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनके दोस्त, परिवार और आस पड़ोस के लोगों के क्या रिएक्शन रहे, ये सब जानना बहुत इंस्पिरेशनल होगा। मैं झूलन गोस्वामी जी का एक छोटा सा इंटरव्यू कर चुका हूँ बहुत पहले ललन टॉप के लिए, आपको उसकी झलक अभी नज़र आ जाएगी यहीं पर। बाकी हम ज़रूर उनसे संपर्क करेंगे, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। कमाल की कहानी है जिस पर फिल्म भी बन रही है, अनुष्का शर्मा उसमें लीड रोल कर रही हैं। अनुष्का शर्मा का जो प्रोडक्शन हाउस है वो कई इस तरह की प्रयोगधर्मी फिल्मों को जगह भी दे रहा है, NH10 से लेके और उसके बाद की तमाम फिल्में भी। और वो आखिरी मैच झूलन गोस्वामी का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा मैच, जिसमें हमने बिल्कुल सही ढंग से रन आउट भी किया था और इंग्लैंड वाले खुद चीटर हैं, हमको चीटर बोल रहे थे। और उसमें झूलन गोस्वामी जब आखिरी गेंद फेंकती हैं और उसके बाद टीममेट्स जिस तरह से आके उनसे लिपट जाते हैं, वो बहुत अद्भुत दृश्य था। प्रेम का कहाँ कोई विकल्प है, और ये जो है तो फिर सामने है। या कि जैसा मेरे लेखक एक्टर दोस्त अमितोष नागपाल कहते हैं, जादू समझ में आ जाए तो फिर जादू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेशन की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में 2 किताबें, एक नाटक और एक डॉक्यूमेंट्री है। एक पकवान पर भी बात होगी। सबसे पहले बात डॉक्यूमेंट्री की। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, अपने राम ने डाउनलोड कर ली है, सफ़र में देखेंगे। अ ट्रिप टू इन्फिनिटी। हम लोगों को बताते थे ना गणित की कक्षा में, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो अनंत पर जाकर मिलती हैं। फिर सवाल आता था मन में कि अगर ये अनंत पे जाके मिल जा रही हैं तो फिर समानांतर कैसे हुई। और फिर सवाल आता था कि ये अनंत क्या है। तो इस अनंत के सवाल का जवाब कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस डॉक्यूमेंट्री में देने की कोशिश की है। और वो जो चील बुलैया बालों वाले हमारे और आपके पुरखे हैं आइंस्टीन बाबा, उनकी तो थ्योरी पर विस्तार से बात है ही। मैंने अब ये तय किया है कि मुझे जो इस तरह के लोक से जुड़े हुए, लोक में प्रचलित विषय हैं और विज्ञान के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर आसान भाषा में जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनको देखना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ शुरुआत का एक बेहतर ज़रिया हो सकता है। एक नाटक है
और ये दिल्ली एनसीआर के लोग ख़ास तौर पर उनके लिए सलाह है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। इसमें हमने पिछले दिनों एक नाटक देखा बहुत कमाल का, महानगर के जुगनू, और इतवार की शाम को फिर यहाँ पर एक नाटक है हुंकारो। हमारे मित्र हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हुए हैं पुनीत, तो उन्होंने हमें खबर की इस नाटक के बारे में, तो हमारा इरादा है इसको देखने जाने का। 3 बड़े कहानीकारों की कहानियों पर आधारित है और पुनीत है तो मुझे पूरा भरोसा है म्यूज़िकल भी होगा। आप लोग थिएटर देखा करिए। थिएटर या इस तरह की तमाम जो प्रदर्शन से जुड़ी हुई कलाएं हैं, ये हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हैं और जिन पीढ़ियों को हम संवारना चाहते हैं, हमारा दायित्व है, उनको भी उनके भीतर बहुत सारा ये कौतुक पैदा करती हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप अपने इर्द गिर्द देखिए किस तरह के नाटक, किस तरह के संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, और तमाम व्यस्तताओं को किनारे रख के हफ्ते में घंटा 2 घंटे का समय इसके लिए ज़रूर निकाला करिए। 2 किताबें हैं। आशुतोष सलिल IAS ऑफिसर हैं, बरखा माथुर ये पत्रकार हैं। इन दोनों ने ये किताब लिखी है जो हार्पर कॉलिंस से छपी है, बीइंग द चेंज इन द फुटस्टेप्स ऑफ द महात्मा। आपको लगेगा 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी से जुड़ी एक और किताब बता दी गई, ऐसा नहीं है, ये अलग है। इसमें 7 ऐसे किरदारों को महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के लिया गया है जो गांधीवाद पर बातें नहीं करते हैं, जिनका जीवन गांधीवाद और उसके और भी जो विकसित और प्रचलित रूप हैं उनका साक्षात उदाहरण है। और उनकी कहानियों को इस ढंग से लिखा गया है, फील्ड पर जाकर उनके इर्द गिर्द के लोगों के साक्षात्कार करके, कि आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से गुजर रहे हैं। आपको 2-3 नमूने देता हूँ। जो पहला ही इसका अध्याय है बंधु धोत्रे का। आप कल्पना करिए, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर है, अपने दफ्तर में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक ज़िला है वहाँ पर, और एक लंब तलंग व्यक्ति पहुँचता है, देखने में भुच्च देहाती, और काम क्या करता है, सर्प मित्र है, सांपों को पकड़ता है सुरक्षित ढंग से और फिर जंगल में छोड़ देता है ताकि उनकी हत्या ना की जाए। और वो उस ऑफिसर को सलाह दे रहा है कि ये जो नया कोल प्रोजेक्ट आ रहा है ये पर्यावरण के लिए दुरुस्त नहीं है। अध्ययन अपने हिस्से का अहंकार लेकर आता है। तो उन अधिकारी महोदय को लगता है कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो एक NGO से भी जुड़ा है और उस NGO ने कई बड़े समाज सुधार किए हैं। ठनाठनी हो जाती है, पर कहानी को यहाँ पर सुस्ताने के लिए छोड़ देते हैं और बैक स्टोरी में जाते हैं। जब ये लड़का, जो अभी थोड़ी देर पहले एक सरकारी दफ्तर में खड़ा था, एक स्कूल में होता है, मेले में होता है, स्कूल की छुट्टी के दौरान, वहाँ पर उसके पिताजी धार्मिक सामान बेचने की दुकान लगाया करते थे और वो देखता था कनखियों से कि कुछ पंडित जी या कुछ भविष्यवक्ता किस्म के लोग आते हैं, तोता कोई स्लिप उठाता है या कोई हाथ दिखाता है और भविष्य के बारे में जो हमारे भीतर डर भरता है, अपने अपने हिस्से के सवाल पूछते हैं। बंधु भी चले जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बताया जाता है तुम फौज में अफसर बनोगे। बालक को दिशा मिल गई, उसने पता करना शुरू किया तो पता चला कि अफसर बनने के लिए NCC में भर्ती होना, सही ढंग से ड्रिल करना ज़रूरी है। लेकिन वो बहुत गरीब परिवेश से आता था, पिता ने माँ को छोड़ दिया था, दूसरा विवाह कर लिया था। इन सब संकटों के बीच वो ड्रिल करने जाता है, लेकिन उसकी शर्ट के बटन टूटे हैं, हवा में कमीज़ लहरा ना जाए, इसलिए एक हाथ शर्ट संवारने पर और एक हाथ लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करने में लगा रहता है। इंस्ट्रक्टर की नज़र पड़ जाती है, उसको कतार से बाहर कर दिया जाता है। पर संघर्ष रुकता नहीं और संकल्प भी नहीं, यदि वो सत्य है तो। फिर कोशिश होती है, फिर NCC में जाते हैं, फिर आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि अगर C सर्टिफिकेट में A या B ग्रेड मिल जाए तो फ़ौज में अफसर बनने के लिए जो NCC की डायरेक्ट एंट्री स्कीम है उसके लायक बन जाएंगे। सारे चरण पार कर लेते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप के, लेकिन आखिरी में निशाना कुछ मिलीमीटर से चूक जाता है क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी और वो बोर्ड जिस पर निशाना लगाना था स्थिर नहीं था। पर एक निशाना तो लग गया था कि कोशिश करते रहना है।
इस व्यक्ति का नाम बंधु धोत्रे। कैसे बंधु धोत्रे ने चंद्रपुर और उसके आसपास के इलाकों में बदलाव किया, आपको कहानी मिलेगी। पर कहानी सिर्फ एक बंधु की नहीं है, कुछ युगल हैं, कुछ सिंगल हैं, उन सब की कहानियां हैं विस्तार से इस किताब में। दूसरी किताब ये साइमन एंड शुस्टर, ये मैं हमेशा गलत नाम पढ़ता हूँ, पक्का एक आध साइलेंट वर्ड होगा इसमें। द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया इन 35 पोर्ट्रेट्स, 35 किरदार, लिखा है TGS जॉर्ज ने। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में निर्बाध रूप से 25 बरस तक इन्होंने कॉलम लिखा है, प्रोफाइल लिखे हैं और इनका खुद का जीवन बड़ा दिलचस्प है। अब आप सोचिए कि ये कौन से 35 लोग होंगे जिनके ज़रिए ये बुज़ुर्ग पत्रकार हिंदुस्तान के किरदार की कहानी बयान करना चाहते हैं। शुरुआत होती है JRD टाटा से और ये दिलचस्प है। पहला नंबर JRD टाटा का है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास गांधी आते हैं। इसमें गोडसे भी है, सावरकर भी हैं, अन्ना दुरई और करुणानिधि भी हैं, MGR, जयललिता, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, संजय गांधी, APJ अब्दुल कलाम। एक लंबा सिलसिला है जो आकर रुकता है नरेंद्र मोदी पर। कई दिलचस्प टिप्पणियां हैं। मैंने इस किताब के अभी कुछ चैप्टर पढ़े हैं तो मुझे लगा कि आप लोगों से, चूँकि आप लोग नेता नगरी देखते हैं, राजनीति के शौकीन हैं, इस किताब का जिक्र करना चाहिए। आखिरी में क्या बचता है? आखिरी में जीभ की उठापटक है जिसके ज़रिए कुछ स्वर साधे जाते हैं और स्वर के लिए शक्ति मिलती रहे, इसके लिए व्यंजनों की तरफ देखा जाता है। इस वीकेंड हम जा रहे हैं बहादुरगढ़, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का एक कस्बा, एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए, और वहाँ के पकौड़े बड़े मशहूर हैं। तो हमने भले ही कुछ मिनट पहले कॉल दिया हो कि सेहत का ख्याल रखा जाएगा, पर सेहत के दौरान जीभ का भी थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूरी है। आप इस मौसम में, नवरात्र के व्रत के मौसम में क्या क्या पकवान निपटा रहे हैं सात्विक किस्म के, ज़रूर बताइएगा। संवाद चलता रहे, बात दो तरफा रहे, तभी बेहतर है। नेता नगरी आज यहीं पर अपना विराम लेता है। खूब ख्याल रखिए।